अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1436 से 1440। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1436। दिन निकट है। यू चे का सवाल सुनने के बाद आइस फीनिक्स स्पिरिट अस्थायी रूप से चुप हो गई। उसने फिर कहा, आज दुनिया नश्वर लोगों की है। प्रारंभिक अराजकता का आकार और नियम उससे बिल्कुल अलग हैं जो वे हुआ करते थे। और यह एक ऐसी दुनिया है जहां देवताओं की आवश्यकता नहीं है और उनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि मैं बहुत समय पहले से इस तारा क्षेत्र के किसी नश्वर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अंतिम अवशेष उपहार में देना चाहता था। और मेरी पसंद आपका स्वामी था, यू चे। आइस फीनिक्स के रूप में मैं प्राचीन अतीत के 3 सर्वोच्च जल गुण वाले जानवरों में से एक हूँ, और मैं एक उच्च श्रेणी की दिव्य आत्मा हूँ जो सृजन भगवान के बगल में खड़े होने की योग्यता रखती है। दुर्भाग्य से मैं भी दानव जाति का सदस्य हूँ, इसलिए मेरी शक्ति मनुष्यों के साथ बहुत अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि जिन मनुष्यों को मेरी वंशावली और गहन कला विरासत में मिली है, वे शायद ही कभी अपने शिखर तक पहुंच पाते हैं। दिव्य गुरु क्षेत्र। आपका गुरु स्नो सॉन्ग क्षेत्र के इतिहास में दिव्य गुरु बनने वाला पहला व्यक्ति है। आप जानते हैं क्यों? युन चे ने सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। मैंने एक बार पहले इस मास्टर बिंगयुन से सुना था, जो मुझे ईश्वर के दायरे में लाया था, कि मेरे मालिक के पास आइस फीनिक्स डिवाइन सोल नामक एक विशेष चीज है। क्या ये कुछ ऐसा है जो आपने दिया है उसकी? ये सही है, आइस फीनिक्स लड़की ने उत्तर दिया। मैंने उसे चुना और गुप्त रूप से उसे अपनी दिव्य आत्मा का हिस्सा प्रदान किया, जबकि वह अभी भी एक युवा लड़की थी। जैसे जैसे वह विकसित हुई और बड़ी हुई, मेरी दिव्य आत्मा की शक्ति धीरे धीरे उसके साथ जुड़ गई और दिव्य मास्टर दायरे में उसकी सफलता में सहायता मिली। इस तरह वह स्नो सॉन्ग दायरे की पहली दिव्य मास्टर दायरे की राजा बन गई है। उद्धरण चिन्ह ... मैं देख रहा हूँ, यू चे बुदबुदाया। मेरी दिव्य आत्मा उसके लिए हानिरहित है, लेकिन उसके लिए यह बहुत उच्च स्तर का है कि वह इसके साथ जल्दी और आसानी से मिल सके। जब से उसने खेती शुरू की थी तब से 10 सहस्राब्दी बीत चुकी थी, और फिर भी वह इसकी दैवीय शक्ति का लगभग 20% ही अपने पास रख पाई थी। मूल रूप से इस प्रक्रिया को पूरा होने में 30 सहस्राब्दी और लग गई होगी, जब तक वह आपसे नहीं मिली, और यह प्रक्रिया काफी तेज हो गई थी। यू चे बस पूछने ही वाला था कि उसने क्या किया, तभी उसे अचानक कुछ याद आया। वह तुरंत अपने शब्दों पर अटक गया क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसके बारे में मैं वास्तव में नहीं जानता था। तुम्हारे ईविल गॉड की दिव्य आभा और आपके ड्रैगन गॉड की दिव्य आभा दोनों ही मेरी दिव्य आत्मा से उच्च स्तर की हैं, इसलिए जब आपने उसके साथ संभोग किया तो उसे आपके ईविल गॉड की दिव्य आभा का कुछ हिस्सा दिया गया था। परिणाम स्वरूप सम्मिलन प्रक्रिया बहुत आसान हो गई, और उसकी शक्ति कुछ ही समय में तेजी से बढ़ने में सक्षम हो गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। युन चे स्पष्ट रूप से इस विषय को छोटा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइस फीनिक्स लड़की ने उसके चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया था और सच्चाई को स्पष्ट रूप से बता दिया था। कम से कम उसने इसे एक समान और अप्रभावित स्वर में कहा था, अन्यथा उसके चेहरे की मांसपेशियां अभी ऐंठ रही होती। मेरे पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, युन चे ने कहा। लेकिन जितना अधिक उसने समझाने की कोशिश की, उसे उतना ही अजीब लगा, इसलिए यू चे ने तुरंत विषय बदल दिया और पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मास्टर आपके बारे में बहुत पहले से जानता था? हाँ, वह निश्चित रूप से जानती है कि मैं अस्तित्व में हूँ। हालांकि वह मुझसे कभी नहीं मिली, आइस फीनिक्स लड़की ने उत्तर दिया। आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। सबसे पहले मैंने उसे अपनी शक्तियां प्रदान करने के बाद मरने की योजना बनाई थी, लेकिन एक भयानक पूर्वाभास ने मुझे अचानक कहीं से झकझोर कर रख दिया। इसलिए मैंने खुद को तब तक जीवित रखा जब तक मुझे उस भयानक उपस्थिति और आपके आगमन का एहसास नहीं हुआ।
जब आप पहली बार सामने आए तो आपकी दुष्ट भगवान की दिव्य आभा ने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। मैं आपकी यादों से कई ऐसे रहस्य भी देख पाया जो प्राचीन काल के लोग भी नहीं जान पाए थे। शायद स्वर्ग ने मुझे किसी अच्छे कारण से जीवित रखा था। उसने युनचे को जो सच्चाई बताई थी उसका एक बड़ा हिस्सा वास्तव में उसी से आया था। अपनी यादें, युनचे की यादों और अपने ज्ञान को मिलाकर वह प्राचीन काल के कई भयानक या चौंकाने वाले रहस्यों का पता लगाने में सक्षम थी। क्या ये मेरे स्वामी का वह रहस्य है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? युनचे ने संदेह से पूछा। पिछली बार जब आइस फीनिक्स लड़की ने इस विषय को उठाया था तो अंत में खुद को रोकने से पहले वह काफी देर तक झिझकती रही थी। जो कुछ उसने अभी उससे कहा था, ये तथ्य कि म्यू जुआनेन के पास आइस फीनिक्स की दिव्य आत्मा है, वास्तव में म्यू बिंगयुन ने कई साल पहले उसे खुलकर बताया था। तकनीकी रूप से इसे बमुश्किल ही रहस्य के रूप में गिना जाता है, लेकिन केवल बमुश्किल। इसके अलावा आइस फीनिक्स लड़की ने अपनी आखिरी मुलाकात के दौरान जो झिझक दिखाई थी, यह उससे मेल नहीं खाती थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आइस फीनिक्स लड़की ने तुरंत उसे उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह एक पल के लिए चुप रही और अंततः फुसफुसाकर बोली, कोई बात नहीं। मैंने इस मामले पर बार बार सोचा है और अंत में मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है अगर आपको इस बारे में अंधेरे में रखा जाए। इस समय आपके स्वामी के साथ आपका रिश्ता सर्वोत्तम संभव स्थिति में है और मैं आपके सामने उसका रहस्य प्रकट करने में कोई लाभ नहीं देख सकता। ये केवल कुछ अनावश्यक घर्षण पैदा करेगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे ने आइस फीनिक्स लड़की के शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए भौहें चढ़ा ली, लेकिन वे इतने अस्पष्ट होने के कारण असफल रहे। उसे म्यू जुआनेन से संबंधित किसी भी चीज को जानने की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए उसने विषय को आगे बढ़ाया और पूछा, आपका क्या मतलब है? क्या मास्टर जानबूझकर मुझसे कोई महत्वपूर्ण बात छिपा रहे हैं? नहीं, वह खुद इस बारे में नहीं जानती। यह उसके नियंत्रण से भी परे है, आइस फीनिक्स लड़की ने उत्तर दिया। वह युनचे की आवाज के पीछे असामान्य रूप से मजबूत तात्कालिकता को महसूस कर सकती थी, और उसने सोचा कि उसे इस बात का अंदाजा है कि इस तात्कालिकता का वास्तव में क्या मतलब है। उसकी बर्फीली सांसें हल्की सी हिली और उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक ऐसा रहस्य है जो उजागर होने पर केवल नकारात्मकता ही लाएगा। आप इसे नहीं सुने तो बेहतर है, और आपको इसे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खेद है। युनचे ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन अगर यह मेरे स्वामी से संबंधित है तो मुझे निश्चित रूप से पता होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आइस फीनिक्स लड़की ने चुपचाप आह भरी। अगर यही तुम्हारी इच्छा है। हालांकि मैं आपको अपने निर्णय पर तर्कसंगत रूप से सोचने के लिए कुछ समय दूंगा। यदि आप हेवंस मीटिंग डेविल सम्राट के चले जाने के बाद भी इस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं गायब होने से पहले आपको सब कुछ बता दूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन आइस फीनिक्स लड़की ने ये कहते हुए जारी रखा, आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार वह दिन अब बहुत करीब आ गया है, बहुत निकट। युनचे का ध्यान तुरंत भटक गया। कितना निकट है? बहुत निकट है। चूंकि आप पहले से ही वर्ल्ड पियर्सर की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं, क्या आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि प्राइमल कैस की दीवार को पूरी तरह से भेदने में कितना समय लगेगा? कुछ देर की खामोशी के बाद आइस फीनिक्स लड़की ने उत्तर दिया, अधिकतम 1 महीने में। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इन 5 शब्दों के कारण ही युनचे की आंखें जोर से कांपने लगी। 1 महीना। यह इतना कम समय था कि वह हड्डी तक ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। 1 महीना? कैसे? यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? युनचे की सांसें उसे बर्फीली लग रही थी और यहाँ तक कि उसकी पीठ भी ठंड से रेंग रही थी। जब तक वर्ल्ड पियर्सर की शक्ति बिना किसी चेतावनी के बहुत अधिक खराब नहीं हो जाती, प्राइमल कैस की दीवार अधिकतम 1 महीने के समय में गिर जाएगी।
इसीलिए मैंने आपकी वापसी को काफी समय पर लौटने वाला माना। यूचे, 1 महीना। दमित, वह सितारा क्षेत्र जिसे इटर्नल हेवन क्षेत्र कहा जाता है, 1 महीना पूरा होने से पहले ही आगे बढ़ जाएगा। आइस फीनिक्स लड़की के शब्दों ने उसे एक पल के लिए आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसने तुरंत कहा, ये सही है। अभी अभी मेरी मुलाकात शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट से हुई। इटर्नल हेवन रियलम ने एक महान आयामी संरचना का निर्माण किया है जो प्राइमल कैस के सबसे पूर्वी क्षेत्र की ओर जाता है, और वे स्कारलेट आपदा से निपटने के लिए इटर्नल हेवन महासभा बुलाने वाले हैं। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सभी दिव्य गुरु हैं, भाग लेना आवश्यक है। सभी दिव्य गुरु। एक क्षण पहले वो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के प्रत्येक दिव्य गुरु के एक स्थान पर एकत्रित होने के विचार से स्तब्ध रह गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका प्रतिद्वंद्वी स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट था, केवल पूर्वी दिव्य क्षेत्र को भूल जाए। संपूर्ण देव क्षेत्र में प्रत्येक दिव्य गुरु भी एक शैतान सम्राट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। वे चींटियों के झुंड से अधिक कुछ नहीं थे जिन्हें शैतान सम्राट फुर्सत में कुचल सकता था। लेकिन वे ऐसा नहीं तो और क्या कर सकते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट सच्चाई के बारे में बात करते समय उतने ही उदास और दुखी दिखे, इतने कि वह लगभग निराश हो गए थे। एक सेकंड रुको, अनंत स्वर्ग के परमेश्वर सम्राट को सत्य के बारे में कैसे पता चला? अरे हाँ, यह शाश्वत स्वर्ग मोती होना चाहिए। आइस फीनिक्स स्पिरिट ने एक बार कहा था कि एकमात्र लोग जो जानते थे कि इविल गॉड और हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट विवाहित थे, वे स्वयं हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट और 4 महान सृजन देवता थे। स्वाभाविक रूप से इसमें सृजन के देवता भी शामिल थे, आदेश शीके। यदि शाश्वत स्वर्ग मोती के पूर्व स्वामी शीके थे, तो ये स्वाभाविक ही था कि उनकी कलाकृति आत्मा को भी इस रहस्य की जानकारी होगी। यदि आइस फीनिक्स स्पिरिट भी वर्ल्ड पियर्सर की उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो यह असंभव था कि इटर्नल हेवन पल इसे महसूस करने में असफल हो जाएगा। वर्ल्ड पियर्सर की उपस्थिति और इस रहस्य को मिलाकर कि दुष्ट ईश्वर और हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट एक के रूप में पति और पत्नी हुआ करते थे, यह स्वाभाविक ही था कि इटर्नल हेवन पल यह मान लेगा कि हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट परे की कठोर दुनिया से बच गया था। वर्ल्ड पियर्सर के कारण प्रारंभिक अराजकता और वापसी कर रहा था। जब युनचे को अनंत स्वर्ग महासभा की बात करते समय अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट की आंखों में रंगीन रूप याद आया तो उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। यहाँ तक कि इस दुनिया में सबसे मजबूत अस्तित्व भी एक लौटते हुए शैतान सम्राट के सामने शक्तिहीन था। यह शाश्वत स्वर्ग महासभा एक प्रतिरोध की तरह कम और ये दिखाने के आखिरी प्रयास की तरह महसूस हुई कि इस दुनिया के निवासी चुपचाप नहीं जाएंगे। एक कमजोर और असहाय संघर्ष। संयोग से मैंने अभी अभी अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट से अनंत स्वर्ग क्षेत्र में जाने की योग्यता प्राप्त की है, यूचे ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैं जितनी जल्दी हो सके मास्टर के साथ शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र में जाऊंगा और तब तक वहां रहूंगा जब तक कि आदिम अराजकता की दीवार पूरी तरह से टूट न जाए। मैंने अपना पूरा भरोसा आप पर रखा है। मुझे आशा है कि आप मानव जाति का शाश्वत गौरव बन सकते हैं और दुष्ट ईश्वर की महान इच्छा मुक्ति का प्रकाश लाएगी। आइस फीनिक्स स्पिरिट की आशाओं और कर्तव्य और एक उद्धारकर्ता का बोझ उठाते हुए युनचे ने उसे अलविदा कहा और वापस सतह पर तैरने लगी। लेकिन युनचे ने स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील से बाहर कूदने के तुरंत बाद जगह नहीं छोड़ी। वह बस झील के बीच में खड़ा रहा और बहुत देर तक अपनी आंखें बंद रखी। आइस फीनिक्स से उसने जो कुछ भी सीखा था, वो उसके मानस के लिए एक बहुत बड़ा नहीं बल्कि असहनीय आघात था। हे लिंग, उसने धीरे से कहा, मैं लंबे समय से जीवित नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जीवन कुछ ज्यादा ही उत्साह से भरा हुआ है। बहुत अधिक चिंता करने का कोई मतलब नहीं है मास्टर, हे लिंग ने धीरे से सांत्वना दी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहले कहा था। यदि आप असफल भी होते हैं तब भी आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। उद्धरण चिन्ह ... होंगर क्या कर रहा है? हे लिंग ने धीमी आवाज में उत्तर दिया,
वह चुपचाप बैंगनी क्रिस्टल का एक पूरा गुच्छा खाने के बाद सो गई। ~@। फिर यूं चे की आंखें घूम गईं, लेकिन जब उसे याद आया कि होनगर दुष्ट भगवान और दुष्टों को मारने वाले शैतान सम्राट की बेटी थी, तो वह अपने मुंह को जोर से हिलने से नहीं रोक सका। जो भी हो, ये सिर्फ कुछ बैंगनी क्रिस्टल है। उसे बताओ कि वह यहाँ से वह सब कुछ खा सकती है, जिसमें तलवारें भी शामिल हैं। अब उन्हें छुपाने का कोई कारण नहीं है, इसलिए बस उसे अपने दिल की संतुष्टि से खाने दे। हम इस अवधि के दौरान उसे यथासंभव खुश रखेंगे। वाह, युन चे ने हमेशा सोचा था कि हागा एक छोटी पूर्वज थी जिसे एक बच्चे की तरह लाड़ प्यार करने की जरूरत थी, क्योंकि जब भी कोई बात उसके अनुकूल नहीं होती थी तो वह गुस्से में आ जाती थी। लेकिन अब वह जानता था कि वह कोई छोटी पूर्वज नहीं थी। वह सृष्टि के देवता और शैतान सम्राट के बीच की बेटी थी। अति महान स्तर के पूर्वज। यदि स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट को पता चल जाए कि वह उसकी बेटी को तलवार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो केवल भगवान ही जानता है कि क्या वह उसे वहीं पर धूल में मिला देगी। खैर, वह शायद ऐसा नहीं करेगी। आखिरकार उनका जीवन एक दूसरे से बंधा हुआ था। होंग एर हमेशा चिंता मुक्त आत्मा रहा है। जब तक उसे खाना खिलाया जाता है और उसे जी भर कर सोने की इजाजत दी जाती है, तब तक वह खुश रहती है, हे लिंग ने कहा। दूसरी ओर आप, मास्टर, मैं समझ सकता हूं कि आपका दिल बहुत बड़े बोझ से दबा हुआ है। क्या आप चिंतित हैं कि चीजें आपकी इच्छानुसार नहीं होंगी? यू चे ने अपने होठों के कोने को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे इस समय मुस्कुराना असंभव लगा। उन्होंने धीरे से कहा, भले ही सब कुछ ठीक से हो गया हो और सबसे अच्छी स्थिति हासिल हो गई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वह लिंग आइस फीनिक्स स्पिरिट ने बार बार उल्लेख किया था कि वर्तमान प्रारंभिक अराजकता एक ऐसी दुनिया है जहां देवताओं की आवश्यकता नहीं है और उनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यू चे ने भारीपन महसूस करते हुए दूर की ओर देखा। वर्तमान स्थिति और प्रारंभिक अराजकता के कानूनों को ध्यान में रखते हुए, क्या दुनिया वास्तव में शांतिपूर्ण होगी, भले ही शैतान सम्राट दुनिया को कोड़े न मारने का फैसला करे? अगर हम अभी प्राचीन युग में रह रहे हैं, तो निस्संदेह एक शैतान सम्राट के शामिल होने से दुनिया विकृत नहीं होगी। लेकिन आपने देखा है कि ब्लू पोल स्टार और स्नो सॉन्ग दायरे पर क्या हुआ है। प्राइमल कैस की दीवार से लीक होने वाली शैतान सम्राट की आभा बमुश्किल ध्यान देने योग्य है, लेकिन दुनिया पर इसका प्रभाव पहले से ही काफी तीव्र है। इसलिए ये कल्पना करना कठिन नहीं है कि वर्तमान प्रारंभिक अराजकता किसी शैतान सम्राट की उपस्थिति का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकती है। वह पहले से ही प्रारंभिक अराजकता में मौजूद होने के कारण एक आपदा है। यदि वह यहाँ बहुत लंबे समय तक रहती है, तो प्रारंभिक अराजकता के कानून और सच्चाई भी अपने आप रह सकती है। संक्षेप में, यहाँ तक कि सबसे अच्छी स्थिति भी अप्रत्याशित पैमाने पर एक आपदा के साथ आती है। मास्टर, हे लिंग फुसफुसाए, कम से कम आप नुकसान को न्यूनतम रखने में सक्षम होंगे, है ना? यदि आप सफल होते हैं, तो भी आप दुनिया के उद्धारकर्ता बने रहेंगे। युन चे ने अपना सिर हिलाया। स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट का सामना करने से पहले भविष्य के बारे में बहुत गहराई से सोचने का कोई मतलब नहीं है। अभी मेरी सबसे बड़ी आशा यह है कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट, जिसे ईश्वर बहुत गहराई से प्यार करता था, एक अच्छा स्वभाव वाला शैतान होगा। यू चे ने स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील से उड़ान भरी और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब वह मुड़ रहा था तो अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। युन चे हवा में रुका और अवचेतन रूप से प्रकाश के स्रोत को देखा। स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील के एक कोने को घूरते हुए उसने कहा, वह क्या है? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1437 स्टार गॉड व्हील। स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील में पानी की हर बूंद बेहद ठंडी और ईनाधारित थी। ये पहले कभी नहीं जम पाया था और साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल स्टेनलेस और शुद्ध है। अनगिनत बर्फ की आत्माएं स्वर्गीय झील के ऊपर नृत्य कर रही थी, लेकिन उसने अनजाने में इन बर्फ की आत्माओं के बीच एक अनियमित रोशनी देखी। बर्फ की सतह से प्रकाश का चमकता हुआ प्रतिबिंब।
स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील का पानी कितना भी ठंडा क्यों न हो जाए, वह कभी नहीं जमता, तो प्रकाश को परावर्तित करने के लिए वहां बर्फ कैसे हो सकती है। यू चे तुरंत पलटा। एक ही झटके में वह पहले ही उस क्षेत्र के पास पहुंच चुका था जहां उसने उस बर्फीली चमक को देखा था। एक नजर से उसने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से स्वर्गीय झील की सतह के ठीक नीचे गहरी बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा तैर रहा था। बर्फ और पानी की सतह से परावर्तित होने वाली रोशनी बहुत समान थी। यदि किसी ने ध्यान नहीं दिया होता तो गहरे बर्फ के इस खंड के अस्तित्व पर ध्यान देना बहुत कठिन होता। ये स्पष्ट था कि गहरी बर्फ का ये खंड बहुत उच्च स्तर की ठंडी ऊर्जा द्वारा बनाया गया था और यह झील के साथ एक हुए बिना स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील में मौजूद रहने में सक्षम था। इसके अलावा गहरी बर्फ का ये खंड पारदर्शी नहीं था और यह किसी प्रकार की अजीब धुंध से भरा हुआ प्रतीत होता था। हालांकि युन चे बमुश्किल एक धुंधली चीज का पता लगाने में सक्षम था, एक मानव आकृति। आखिर ये क्या था? गहरी बर्फ का ये खंड कुछ ऐसा था जो इस स्थान पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हेवनली नेदफ्रॉस्ट झील स्नो सोन क्षेत्र में सबसे पवित्र और पवित्र स्थान थी, इसलिए म्यू जुआनिन निश्चित रूप से किसी भी विदेशी वस्तु को इस स्थान की हवा के सबसे छोटे हिस्से को भी दूषित करने की अनुमति नहीं देगा, हेवनली लेक के पानी को तो छोड़ ही दे। हालांकि गहरी बर्फ का यह विचित्र खंड केवल म्यू जुआनिन द्वारा ही यहाँ रखा जा सकता था। युन चे की तर्कसंगतता जीत गई, इसलिए वह बार बार झिझक रहा था, लेकिन अंत में उसने कुछ भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, उसकी भौहों में अचानक एक जोरदार हरकत हुई। ये था जीवन की आभा। उसकी निगाह गहरी बर्फ के खंड की ओर तेजी से घूम गई, गहरी बर्फ के भीतर धुंधली आकृति में छेद करते हुए। इसमें न केवल जीवन की आभा थी, ये स्पष्ट रूप से एक इंसान के जीवन की आभा थी। वास्तव में वहां एक इंसान फंसा हुआ था, और वह एक जीवित, सांस लेता हुआ इंसान था। युन चे की अभिव्यक्ति उस एक पल में कई बार बदली। अपनी अत्यधिक जिज्ञासा के कारण अंततः उसने हाथ हिलाया और गहरे बर्फ के टुकड़े को झील के पानी से दूर फेंक दिया, जिससे वह झील के किनारे पर जा गिरा। एक झटके के साथ युन चे गहरे बर्फ के खंड के सामने दिखाई दिया। उसकी हथेली नीचे आ गई और नीली रोशनी की चमक के बाद गहरी बर्फ तुरंत परत दर परत पिघलने लगी। धीरे धीरे उस अविश्वसनीय रूप से धुंधली आकृति से एक आकृति बनने लगी और ये तेजी से और अधिक स्पष्ट हो गई। वह वास्तव में एक व्यक्ति था। इसके अलावा एक बार जब बर्फ की परतें पूरी तरह से पिघल गईं और उस व्यक्ति की आकृति पूरी तरह से युन चे के सामने आ गई, तो उसकी आंखें नाटकीय रूप से चौड़ी हो गईं क्योंकि वह जल्दबाजी में कुछ कदम पीछे हट गया। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। वह अभी भी जीवित था और वास्तव में उसके पास अभी भी चेतना का एक निशान बचा हुआ था, क्योंकि वह जमीन पर लेटा हुआ था, कांप रहा था और कांपती आवाज में सांस लेने के लिए दर्द से हौंफ रहा था। इसके अलावा युन चे ने एक ही नजर में इस व्यक्ति की आकृति और चेहरे को पहचान लिया था। जिंग जुए कोंग पूर्वी दिव्य क्षेत्रों के 4 देव सम्राटों में से एक, स्टार देव सम्राट और जैस्मीन और कैजी के पिता भी। यू चे गूंगा हो गया था और कई सांसों के बाद ही उसे होश आया। सामने वाले व्यक्ति की दाढ़ी और बाल अब पहले जैसे गहरे काले रंग के नहीं रहे। इसके बजाय वे पूरी तरह से सफेद हो गए थे और उसकी त्वचा अब हरे रंग के साथ घातक सफेद हो गई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उनका आभामंडल भी पूरी तरह बदल चुका था। उनमें अब किसी देव सम्राट की महिमा और गरिमा का लेश मात्र भी अंश नहीं रह गया था। दरअसल उनमें गहन आभा का लेश मात्र भी निशान नहीं था। हालांकि यद्यपि कोई गहन ऊर्जा वाला व्यक्ति स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील के भीतर की ठंड से तुरंत मर जाता, उसका शरीर असाधारण रूप से सघन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था जो उसकी जीवन नस से चिपकी हुई थी। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा एक बाहरी स्रोत से आई थी और इसने उसे जबरदस्ती इसमें जीवित रहने की अनुमति दी थी, लंबे समय तक क्रूर ठंडा वातावरण।
यह उसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, एक ऐसा शरीर जो लंबे समय तक एक देव सम्राट की शक्ति को सहन करके संयमित हो गया था। इसका मतलब था कि वह वास्तव में यहाँ मरने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वह इसकी इच्छा रखता हो। अब यदि कोई उसे देखे तो विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि वह वास्तव में पूर्वी क्षेत्र के 4 सम्राटों में से एक स्टार गॉड सम्राट था। हालांकि यू चे की निगाहें कठोर हो गईं और उसने अपने दांत कसकर भींच लिए। चाहे उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्यों न हो, भले ही वह राख में बदल गया हो, यू चे कभी भी उसे किसी और के लिए गलती नहीं कर पाएगा। जिंग जू कोंग। यू चे का दिल सदमे से भर गया, लेकिन उसने हर एक शब्द दांत पीस कर कहा। जिंग ज्यू कोंग कांपते हुए घूम गया। जब उसने यू चे को देखा तो उसका पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। जब वह कमजोर और भयभीत स्वर में बोला, यू चे, तो उसके शिष्य सिकुड़ गए। लेकिन तुरंत ही उसकी आंखों का भय वास्तव में उत्तेजना में बदल गया। उस समय यह असाधारण रूप से दुखद और विकृत उत्तेजना थी। उसने सख्त तौर पर अपने शरीर को युन चे की ओर खींचने की कोशिश की। उसका शरीर ठंड से परेशान होने के कारण ऐंठन कर रहा था और उसने हौंफते हुए कहा, भूत, तुम एक भूत हो। तुम यहाँ इस राजा के जीवन की तलाश में आए हो। आप इस राजा को ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। यू चे, जल्दी करो और मुझे ले आओ। जल्दी करो और मुझे मरने दो। मुझे मार डालो। जल्दी करो और मुझे मार डालो। वह कांपती आवाज अंत में एक अधीर चीख में बदल गई। उसकी आंखें लगभग आनंदमय रोशनी से चमक उठी, जैसे कि मृत्यु अब उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। उद्धरण चिन्ह। युन चे की आंखों में चकित भाव उसके बाद और भी अधिक आश्चर्य में बदलने से पहले अंधेरा और भयावह हो गया। यदि किसी ने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, नहीं, भले ही किसी ने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा हो, शायद कोई भी यह विश्वास करने का साहस नहीं करेगा कि यह व्यक्ति, एक देव सम्राट जो एक विशाल राजा क्षेत्र का आदेश देता था, एक ऐसा व्यक्ति जो एक बार खड़ा था ब्रह्मांड का शिखर, वास्तव में ऐसी अवस्था में आ गया था। उसकी गहन शक्ति क्षीण हो गई थी, उसका मन विक्षिप्त हो गया था और मृत्यु की इच्छा करने पर भी वह मर नहीं सकता था। एक देव सम्राट की गहन शक्ति को पनगु बनाने की क्षमता और साहस किसमें थी? भले ही यू चे को विभिन्न बड़े राजा क्षेत्रों का इतिहास नहीं पता था, फिर भी वह निश्चित हो सकता था कि जिंग ज्यूकोंग निश्चित रूप से पहला देव सम्राट था जो कभी अपंग हो गया था। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने उसे अपंग किया था वह निश्चित रूप से पहला व्यक्ति था जिसने किसी देव सम्राट को अपंग किया था। हालांकि एक देव सम्राट की अत्यंत दयनीय उपस्थिति की गवाही देने पर यू चे को सदमे से उबरने के बाद भी कोई दया महसूस नहीं हुई। इसके बजाय एकमात्र चीज जो उसके दिल में महसूस हुई वह थी अत्यधिक खुशी। एक गहरी सांस लेने के बाद युन चे ने नीचे देखा और ठंडे स्वर में कहा, बुरे खलनायक जिंग, ये सोचने के लिए कि एक दिन आएगा जब तुम इस तरह समाप्त हो जाओगे। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी कभी कभार आंखें मूंद लेगा तब। ये सही है, मैं यू चे हूँ। हालांकि ये बहुत अफसोस की बात है कि मैं भूत नहीं हूँ। ओह, जिंग जुएकोंग का दिमाग पहले से ही स्पष्ट रूप से कुछ हद तक विक्षिप्त था, इसलिए यू चे के शब्दों का जवाब देने से पहले उसे कई सांसें लेनी पड़ी। उसके बाद उसका सिर ऊपर की ओर झटका लगा और उसकी बड़ी हुई आंखें सीधे यू चे को घूरने लगी और अपनी जेबों में कांपने लगी। नहीं, भूत नहीं, आप स्पष्ट रूप से मर गए। आप पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। आपने शरीर का एक भी हिस्सा पीछे नहीं छोड़ा। हाँ, जिंग ज्यूकोंग के कांपते शब्दों के कारण यू चे की आंखें अचानक काली और शातिर हो गईं। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और जिंग ज्यूकोंग के हाथ पर पैर रख दिया। दरार। एक तेज आवाज के साथ जिंग ज्यूकोंग का दाहिना हाथ उंगलियों से कलाई तक पूरी तरह से टूट गया, जिससे वह अचानक दर्द से कराहने लगा। युन चे ने अपने पैर से पड़ने वाले दबाव को कम नहीं किया और उसने जिंग ज्यूकोंग के चेहरे को उदासीनता से देखा, जो दर्द से विकृत था। उसने कहा, क्या अब तुम्हें पता है कि मैं भूत हूँ या नहीं? आप अर्घ। जिंग जुएकोंग का पूरा शरीर कांप गया, लेकिन वह अभी भी खुद को विश्वास नहीं दिला सका कि उसके सामने वाला व्यक्ति यू चे था।
किसी और को अगर उन्होंने देखा कि यूचे जीवित लौट आया है, तो वे बस यही सोचेंगे कि उसकी मौत की अफवाहें गलत थी। आखिरकार उनमें से किसी ने भी यूनचे की मृत्यु को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन जिंग जुएकोंग ने व्यक्तिगत रूप से यूचे को राख में तब्दील होते देखा था, व्यक्तिगत रूप से देखा था कि उसका एक भी कण नहीं बचा था। अरे, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, यूचे ने ठंडी हंसी के साथ कहा। यदि तुम्हारे जैसा जानवर, कुत्ते या सूअर से भी कमतर जानवर, इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है, तो मैं अब तक क्यों नहीं जीवित रह सकता? हालांकि जैसा कि कहा गया है, आपको अपनी वर्तमान स्थिति में रहते हुए देखना बुरा नहीं है। आप जिंग जुएकोंग की आंखें तेजी से उभरती रहीं, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति उसकी आंखों के सामने राख में बदल गया था, वह अभी भी जीवित है। अचानक उसकी अस्त व्यस्त आंखें एक बार फिर रोशनी से चमक उठी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और यूचे का पैर पकड़ लिया। मार डालो, मुझे मार डालो, तुम मेरे द्वारा मारे गए हो, तो तुम निश्चित रूप से मुझे मारना चाहते हो। मार डालो, जल्दी करो और मुझे मार डालो, जल्दी करो, मुझे मार डालो और अपना बदला लो। टकराना, यूनचे के पैर में गोली लगी, जिससे वह बहुत दूर जा गिरा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, नहीं, तुम्हारा इस हालत में रहना बहुत अच्छी बात है। यह आप पर बहुत अच्छा लगता है। आपने जो कुछ भी किया है, उसे देखते हुए, यदि आप इतनी आसानी से मर जाते, तो स्वर्ग बस अंधा हो जाता। इस स्थान पर आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आपकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन आपके पास पछताने के लिए, क्षमा मांगने और प्रायश्चित करने के लिए, जीने के लिए, चाहने के बावजूद मरने के लिए पर्याप्त समय है। भले ही जिंग जुएकोंग पहले ही इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच चुका था, यूचे अपने शब्दों में नाराजगी और नफरत को रोक नहीं सका। आक्रोश और घृणा के कारण अभी भी वह गुस्से में अपने दांत पीसने लगा था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं बिल्कुल मास्टर जैसा हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप जीवित और स्वस्थ रहें, और आप जितना अधिक समय तक जीवित रहेंगे, उतना बेहतर होगा। ये वह अंत है जिसके आप बहुत हकदार हैं। धीमी दहाड़ के साथ यूचे ने अपना हाथ पंजे में मोड़ लिया। नीली रोशनी चमकी और वह जिंग जुएकोंग को गहरी बर्फ के अंदर फिर से सील करने के लिए तैयार था। रुको, एक क्षण रुको। जिंग जुएकोंग ने अचानक संघर्ष करना और लड़खड़ाना शुरू कर दिया, और उसने पहले से भी अधिक कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कहा, द स्टार गॉड व्हील। मैं आपसे विनती करता हूँ, स्टार गॉड व्हील ले लीजिए, कृपया। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। एमेन। यूनचे का हाथ हिलना बंद हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। द स्टार गॉड व्हील, वह किस प्रकार की वस्तु है? लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा? बस अच्छे बनो और बर्फ में वापस जाओ। कैजी, ये कैजी के लिए है। जिंग जुएकोंग ने अचानक उन शब्दों को उन्मत्तता से चिल्लाया, जिससे यूनचे का हाथ आखिरी क्षण में जोरदार तरीके से रुक गया। यूनचे को अपने हाथ हिलाना बंद करते देख जिंग जुएकोंग और भी अधिक उत्साहित हो गया। उसने कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, द स्टार गॉड व्हील यही है, इसे ले जाओ और इसे कैजी को दे दो, जल्दी जल्दी। यूनचे की भौहें बुरी तरह सिकुड़ गईं। उसे नहीं पता था कि स्टार गॉड व्हील क्या है, और उसे इसमें पूरी तरह से दिलचस्पी भी नहीं थी। इससे भी अधिक, वह स्टार गॉड सम्राट की किसी भी इच्छा का पालन नहीं करना चाहता था। लेकिन उसे अभी भी कैजी के प्रति बहुत गहरी चिंता और अपराध बोध महसूस हो रहा था। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वह जैस्मीन की छोटी बहन थी, बल्कि इसलिए भी था उसने इतने साल पहले स्टार गॉड दायरे में कैजी के साथ एक उचित विवाह समारोह पूरा किया था। उन्होंने ऐसा उसकी मां की स्मारक पट्टिका के सामने किया था, जिसकी चश्मदीद गवाह बनी थी। भले ही यह बहुत ही खाली और अप्रामाणिक लगा, केवल इस अकेले के साथ कैजी को वास्तव में पहले से ही उसकी पत्नी के रूप में गिना जा सकता था। उन्होंने सामने शपथ भी ली थी, जैस्मिन को आश्वासन दिया कि वह भविष्य में हमेशा कैजी का साथ देगा और उसकी रक्षा करेगा। फिर भी वह
यदि यह वास्तव में एक ऐसी वस्तु थी जो कैजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यू चे ने अपना सिर नीचे किया और जिंग ज्यूकॉन की छाती पर उंगली से इशारा करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। जैसा कि अपेक्षित था, उसे जिंग जुएको की छाती के अंदर एक बहुत छोटी स्वतंत्र जगह मिली। उसके पास एक बार एक देव सम्राट की ताकत थी, फिर भी उसने वास्तव में इस वस्तु को अपने शरीर के अंदर एक जगह में छिपा दिया था। कोई भी भली भांति कल्पना कर सकता है कि यह चीज कितनी महत्वपूर्ण थी। ये स्थान जिंग ज्यूकोन की देव सम्राट शक्ति द्वारा बनाया गया था और यू चे के लिए अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इस स्थान में सेंध लगाना बिल्कुल असंभव था। हालांकि जिंग ज्यूकोन की गहन ताकत बहुत पहले ही बिखर चुकी थी। इस स्थान पर ठंडी ऊर्जा के कारण हुए क्षरण के साथ मिलकर इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थान में अब बहुत समय पहले से कोई अवशिष्ट ताकत नहीं थी। वास्तव में ये पहले से ही पतन के कगार पर था। युन चे ने अपने हाथ से पकड़ने की हरकत की और अपनी गहन ऊर्जा के भीतर प्रवेश करने से पहले उसने मुश्किल से ही कोई ऊर्जा लगाई। इस स्थान पर केवल एक ही वस्तु पड़ी हुई थी। युन चे ने उसे बाहर निकाला और तारों की रोशनी से चमकता हुआ एक पहिया उसके हाथ में आ गया। पहिए का व्यास 1 फुट भी नहीं था और ऐसा महसूस हो रहा था कि इसका वजन लगभग कुछ भी नहीं है। पहिए की सतह चमचमाती रोशनी के 12 समूहों से घिरी हुई थी। प्रत्येक समूह एक अलग रंग बिखेर रहा था। इनमें से 4 बत्तियां असाधारण रूप से घनी थीं, वे बिल्कुल जलती हुई मोमबत्तियों की तरह दिखती थीं। युन चे ने अपने हाथ में लिए पहिए को देखा, उसकी निगाह अनजाने में उस पर केंद्रित थी। हालांकि तारों की रोशनी के वे 4 असाधारण घने समूह बहुत छोटे थे, न तो उसकी दृष्टि या धारणा उनमें प्रवेश कर सकी। ऐसा लगता था मानो तारों की रोशनी के वे छोटे छोटे समूह भव्य रूप से विशाल और असीमित दुनिया को छुपा रहे हो। यह क्या है? इसका कैजी से क्या लेना देना है? यू चे ने गहरी आवाज में पूछा। जैसे ही उसने यू चे के हाथ में पहिए को देखा, स्टार गॉड सम्राट की आंखें बारी बारी से अस्त व्यस्त और धुंधली हो गईं, जबकि उसकी अभिव्यक्ति आराम और दर्द के बीच टिमटिमा रही थी। उन्होंने कहा, स्टार गॉड व्हील हमारे स्टार गॉड सम्राट से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन दिव्य कलाकृति है। जब तक यह अस्तित्व में है, स्टार गॉड की दिव्य शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी और स्टार ईश्वर क्षेत्र का भी कभी पतन नहीं होगा। जिंग ज्यूकॉन का हर एक शब्द कांप उठा और किसी समय यू चे का हाथ बुरी तरह से जकड़ने लगा था। उसे अचानक समझ आया कि ये क्या चीज है। ये वास्तव में वह माध्यम था जिसमें स्टार गॉड दायरे के 12 स्टार देवताओं की मूल शक्ति समाहित थी। इसकी सतह पर चमकते तारों के प्रकाश के 12 समूह 12 तारा देवताओं की दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा विचित्र रूप से घने प्रकाश के वे 4 समूह वे रोशनियां थी जो 4 सितारा देवताओं के गिरने के कारण अपने स्थान पर लौट आई थी। तारों की रोशनी के ये 4 समूह क्रमशः गिरे हुए स्वर्गीय मूल, स्वर्गीय शक्ति, स्वर्गीय जहर और अपंग स्वर्गीय प्रमुख से मेल खाते हैं। स्टार गॉड दायरे की ताकत का सबसे महत्वपूर्ण कारण 12 स्टार देवताओं का अस्तित्व था। इसके अलावा एक स्टार भगवान के गिरने के बाद या उनके प्राकृतिक जीवन काल के अंत तक पहुंचने के बाद उनके संबंधित स्टार भगवान की दिव्य शक्ति उसके बाद नष्ट नहीं होगी और मूल शक्ति माध्यम में वापस आ जाएगी और अगले व्यक्ति को अपनी शक्ति के साथ संगत ढूंढ लेगी। उसके बाद विरासत को एक बार फिर से स्थानांतरित कर दिया जाएगा और एक नए शक्तिशाली स्टार भगवान का बेहद कम समय में फिर से जन्म होगा। ऊपरी सितारा लोकों में एक दिव्य गुरु का पालन पोषण करने के लिए उन्हें अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ता था और यह अभी भी अक्सर भाग्य पर निर्भर करता था। हालांकि स्टार गॉड क्षेत्र में हमेशा शक्तिशाली 12 स्टार देवता मौजूद रहेंगे और अन्य राजा क्षेत्र भी समान थे। यही कारण था कि वे राजा क्षेत्र थे जो हमेशा से कायम थे। प्रारंभिक अराजकता का चरम जब युन चे ने पहली बार ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया और म्यू जुआनिन और म्यू बिंग्युन को राजा क्षेत्रों के बारे में बात करते हुए सुना, तो उसे विरासत और मध्यम के अस्तित्व के बारे में पता चला। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये माध्यम असल में इतना छोटा होगा। नहीं, उसकी तुलना में
एक चीज जिसने उसे और भी अधिक हिला दिया था वह ये थी कि स्टार गॉड दायरे की विरासत की नींव, शक्तिशाली कलाकृतियां जिसने स्टार गॉड दायरे का मूल गठन किया था, वास्तव में इस क्षण में उसके पास थी। अब जब युनचे के हाथों में ये था, तो इसका मतलब था कि वह स्टार गॉड दायरे की जीवन रेखा, उनके भविष्य, उनके भाग्य और अस्तित्व पर कब्जा कर रहा था। स्टार गॉड व्हील। स्टार गॉड दायरे में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, एक ऐसी वस्तु जिसके संपर्क में वे किसी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं दे सकते थे, भले ही वे स्वयं मर गए हों। फिर भी जिंग ज्यूकोंग ने अपनी मर्जी से इसे युनचे को सौंप दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास पहले से ही कोई अन्य विकल्प नहीं था। लेट टील नोट। इस अध्याय को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या हमने बताया था कि कुछ स्टार भगवान के नाम क्यों बदले गए, इसलिए मैं बस एक और नोट छोड़ दूंगा। बस मामले में सबसे पहले स्वर्गीय जेड स्टार भगवान का नाम शीर्षक एस्टर है और हमारे प्रिय दिवंगत स्वर्गीय एस्टर स्टार भगवान का शीर्षक वास्तव में डेस्टिनी के 108 सितारों में से 36 स्वर्गीय सितारों में से है। वाटरमाजिन सुइकोडेन प्रशंसक पागल होने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं, इसलिए हम उनके स्टार गॉड शीर्षक को हेवनली स्ट्रेंथ स्टार गॉड में बदल रहे हैं। टीएलड स्वर्गीय एस्टर स्टार भगवान, स्वर्गीय शक्ति स्टार भगवान। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1438। एक अजीब सपना। आप वास्तव में मुझे इतनी महत्वपूर्ण चीज दे रहे हैं। यू चे ने स्टार गॉड व्हील को कसकर पकड़ रखा था और भले ही उसका वजन लगभग कुछ भी नहीं था, एक राजा क्षेत्र की पूरी नियति उसके हाथ पर दब रही थी। यदि उसने इसे स्टार गॉड क्षेत्र को नहीं दिया होता, तो कई वर्षों बाद, अंतिम स्टार गॉड के पतन के बाद, इस ब्रह्मांड में कोई स्टार गॉड या स्टार गॉड क्षेत्र नहीं होता। जिंग ज्यूकोंग का चेहरा बुरी तरह मुड़ गया। वह युचे को ऐसी चीज सौंपने के लिए कैसे तैयार हो सकता था, लेकिन उसके पास वास्तव में इस मामले में कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा, मेरी दिव्य शक्ति पहले ही पंगु हो चुकी है, इसलिए स्टार गॉड व्हील पहले से ही एक मास्टरलेस वस्तु बन गया है। इसे कैजी को सौंपें। स्वर्गीय वुल्फ दिव्य शक्ति के साथ उसकी अनुकूलता शीसू से भी अधिक है। उसे स्टार गॉड व्हील को नियंत्रित करने दें और अगले स्टार गॉड सम्राट बने। सभी स्टार देवताओं में कैजी सबसे छोटी थी और उसे सबसे उथला अनुभव भी था, इसलिए वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो स्टार गॉड व्हील को संभालने या स्टार गॉड सम्राट के रूप में कार्यभार संभालने के लिए उपयुक्त थी। हालांकि भले ही स्टार गॉड सम्राट का मन भ्रम और भ्रम की स्थिति में था, वह अभी भी समझ सकता था कि जिस तरह से वह युचे को इस वस्तु को स्टार गॉड दायरे में वापस सौंपने के लिए कह सकता था, वह कैजी के माध्यम से था। हे युचे ने ठंडी हंसी निकाली। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो आप वास्तव में कैजी के साथ मेरे रिश्ते को लेकर अभी भी मुझे बंधक बनाना चाहते हैं, और आप अब भी चाहते हैं कि कैजी स्टार गॉड दायरे का भविष्य अपने कंधों पर उठाए। क्या आप योग्य हैं? तुम योग्य नहीं हो। तुम इस लायक भी नहीं हो कि उसका नाम बता सको। जिंग ज्यूकोंग की नजर नीचे की ओर झुक गई और उसके होंठ कांपने लगे। जो ठंड उसकी आत्मा में व्याप्त थी, वह उसके शरीर पर हमला करने वाली ठंड से कहीं अधिक थी। उन्होंने निराश स्वर में कहा, मुझे पता है कि मैं पिता बनने के लायक नहीं हूँ। आप गलत हैं। युनचे ने बड़ी बेरुखी से उसकी बात काटते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि तुम पिता बनने के लायक नहीं हो, तुम एक इंसान होने के लायक नहीं हो। जिसू, जैस्मिन, कैजी, खून से आपके अपने बच्चे हर एक दूसरे से ज्यादा उत्कृष्ट। वे स्वर्ग द्वारा आपको दिए गए दुर्लभ खजाने थे, स्टार गॉड दायरे को दिए गए दुर्लभ खजाने थे। परंतु आपने उनके साथ क्या किया? जैसे ही युनचे ने बात की, उसके हाथ अनजाने में मुट्ठियों में बंद हो गए और वह जिंग ज्यूकोंग के सिर पर हाथ मारने से खुद को रोक नहीं सका। पेस्ट में, जब उसने युन वुक्सिन को पाया और एक पिता बन गया, जिसके साथ उसकी एक बेटी भी थी, तो वह इस बात से और भी अधिक हैरान था कि जिंग ज्यूकोंग, जो एक पिता भी था, वास्तव में अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतने लंबे समय तक जीवित रहने और चरम शिखर पर पहुंचने के बाद, क्या इंसान सचमुच ऐसा बन जाएगा? हाँ, मैं लायक नहीं हूँ।
पिता बनने के योग्य नहीं, इंसान बनने के योग्य नहीं, जिंग ज्यूकोंग ने दुखी स्वर में कहा। लेकिन कम से कम मैं स्टार गॉड दायरे को अपने हाथों से नष्ट नहीं होने दे सकता। मैं अपने पूर्वजों और पुरखों को निराश नहीं कर सकता। हे। ऐसा लगा जैसे युन चे ने कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुना हो। तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनना वास्तव में काफी हास्यास्पद है। पिछले स्टार गॉड दायरे का अस्तित्व कितना ऊंचा था, फिर भी वह एक ही रात में नष्ट भ्रष्ट हो गया। और वास्तव में इस सब के पीछे मुख्य दोषी कौन था? आपने बहुत पहले ही स्टार गॉड दायरे के पूर्वजों और पुरखों को निराश कर दिया है, और आपके मरने के बाद भले ही उन्हें नरक में जाना पड़े, फिर भी वे इस बात पर लड़ेंगे कि कौन आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा और ऐसा कर देगा कि आप पुनर्जन्म कभी नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिंग ज्यूकोंग का शरीर कांपने के साथ ही निस्तेज हो गया। उसकी आंखें किसी मृत व्यक्ति की आंखों की तरह उदास और पराजित हो गईं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू चे ने अपनी हथेली उठाई, उसकी पांचों उंगलियां एक पंजा बना रही थी। स्टार गॉड व्हील उसके हाथों से गायब हो गया और वह जिंग ज्यूकोंग को दोबारा देखे बिना घूम गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि यह स्टार गॉड व्हील पहले से ही मेरे हाथ में है, तो चाहे मैं इसे फेंक दूं, नष्ट कर दूं, या कैजी को दे दूं, भविष्य में इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, इसका अंतिम निर्णय मैं ही करूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, हालांकि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ना और तुम्हारी राख बिखेरना चाहता हूं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आखिरकार जब परिवार और रक्त संबंधों की बात आती है, तो अंत में आप अभी भी जैस्मीन और कैजी के जन्मपिता हैं। मैं उनके पिता का हत्यारा नहीं बनना चाहता। हालांकि मैं भी उन्हें कभी नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ हैं, क्योंकि आप उस थोड़ी सी भी चिंता या स्नेह के लायक नहीं हैं जो उनके मन में आपके लिए हो सकता है। जब उसकी आवाज धीमी हो गई, तो यू चे ने अपना हाथ पीछे की ओर घुमाते हुए उसे पकड़ने की हरकत की। जिंग ज्यूकोंग के चारों ओर तुरंत ठंडी बर्फ जम गई और उसे एक बार फिर अंदर सील कर दिया। उसके हाथ की एक और लहर के साथ नवगठित गहरी बर्फ एक बार फिर स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में उड़ गई। उसकी स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी पहले थी। स्टार गॉड सम्राट वास्तव में आपका स्वामी, वह हे लिंग को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके दिल में व्याप्त सदमे को कैसे व्यक्त किया जाए। जिंग ज्यूकोंग की मूल रूप से दुर्जय और अद्वितीय ताकत को ध्यान में रखे बिना, भले ही स्टार गॉड दायरे को जैस्मीन द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, फिर भी काफी संख्या में स्टार गॉड और स्टार गॉड के बुजुर्ग बचे होंगे, और वे अभी भी एक बेहद भयानक शक्ति बने रहेंगे कि कोई भी उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जिंग ज्यूकोंग वास्तव में किसी ने अपंग कर दिया था, और यहाँ तक कि उसे बर्फ में सील कर इस स्थान पर फेंक दिया गया था। उसे मरने भी नहीं दिया गया था। अगर ये बात बाहर निकली तो कितना बड़ा हंगामा होगा, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। उसे 3 साल पहले ही यहाँ होना चाहिए था, युन चे ने धीमी आवाज में कहा। मास्टर को डर था कि मैं उसे देख लूंगा, इसलिए उसने हाल ही में उसे सील कर दिया और हेवनली लेक में फेंक दिया। 3 साल पहले, यहाँ तक कि युगुया जैसे मजबूत व्यक्ति की भी जैस्मीन के हाथों मृत्यु हो गई थी, इसलिए कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि जिंग ज्यूकोंग को निश्चित रूप से कुछ बहुत गंभीर चोटें लगी थी और उसकी गहरी ताकत बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी और समाप्त हो गई थी। इसके साथ साथ स्टार गॉड दायरे के विनाश के कारण इसके सदस्यों पर जो निराशा छा गई, ये केवल इस समय था कि मास्टर संभवतः जिंग ज्यूकोंग को एक गंभीर झटका देने के लिए मून स्प्लिटिंग कैस्केड पर भरोसा कर सकते थे और उसे यहाँ ले आओ। लेकिन फिर भी उसे अभी भी एक बड़ा जोखिम उठाना पड़ा। ऐसा लगता है कि जिंग ज्यूकोंग के प्रति उसकी नफरत उस समय अपनी सीमा तक बढ़ गई थी। यू चे ने अपना सिर उठाते हुए कहा। उसकी आंखों की रोशनी काफी देर तक हिलती रही। एकमात्र चीज जो म्यू जुआनिन को क्रोधित कर सकती थी, वह थी उसकी मृत्यु। आज उसने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के सामने लुओ गुक्सी को लगभग मार ही डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि लुओ गुक्सी ने उसे लगभग घायल कर दिया था। उस समय वह वास्तव में प्रतिष्ठित स्टार गॉड सम्राट को उसकी मृत्यु के कारण इस स्थान पर लाई थी,
और उसे ऐसी स्थिति में छोड़ दिया था जहां वह मृत्यु की इच्छा करने के बावजूद नहीं मर सकता था। अगर किसी और ने ये काम किया होता तो यू चे ने निश्चित रूप से उसे पागल कहा होता और वह उसे बेहद भयानक और पूर्ण पागल कहता। हालांकि उसकी सारी पागलपन भरी हरकतें इस वजह से थी। यू चे ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसका दिल समुद्र की तरह उमड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसके साथ उसका ऐसा व्यवहार हुआ। वह स्टार गॉड व्हील, एक बार जब आप उसे पा लेंगे तो क्या मास्टर उसे स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान को सौंपने जा रहा है? हे लिंग ने हल्की आवाज में पूछा। बिल्कुल नहीं, यू चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। कैजी अभी भी छोटी है और उसके दिल की स्थिति पहले से अच्छी नहीं थी। अगर मैं उसे यह चीज दूंगा तो इससे उस पर केवल दबाव पड़ेगा और उसका बोझ बढ़ेगा। मैं इसे पहले अपने पास रखूंगा और जब वह बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे कैजी को दे दूंगा। एमेन। युन चे को अचानक जिंग ज्यूकोन की बात याद आ गई। उसके अपंग हो जाने के बाद ये स्टार गॉड व्हील अचानक एक मास्टरलेस वस्तु बन गया। फिर अगर उसने ये पता लगा लिया कि इसका उपयोग कैसे करना है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह 4 स्टार भगवान बना सकता है? बेशक युन चे इस समय केवल इसके बारे में सोच रहा था। एक राजा क्षेत्र की विरासत पर स्टार देवताओं की शक्ति पर हाथ डालना इतना आसान कैसे हो सकता है? यू चे ने स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील को छोड़ दिया और सेक्रेड हॉल में लौट आए, लेकिन उन्होंने म्यू जुआनिन को नहीं देखा। लुओ गुक्सी के आगमन ने आइस फीनिक्स क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लिए एक बड़ी तबाही मचा दी थी। यदि जिया क्विंग्यू और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपनी शक्ति से लड़ाई को बंद नहीं किया होता, तो आइस फीनिक्स क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को अब तक दफन कर दिया गया होता। इसलिए ये कुछ ऐसा था जिसे उसे व्यक्तिगत रूप से संभालना था। उन्होंने कोई स्वतंत्र कार्रवाई नहीं की। वह बस जमीन पर बैठ गया और चुपचाप अपने मालिक के लौटने का इंतजार करने लगा। उस शांति के बीच में आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी द्वारा उसे जो सच्चाई बताई गई थी, वह कर्तव्य जो उसने अब उठाया था, स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट जो कोने के आसपास था, पूरे ब्रह्मांड की नियति जो अंदर थी, अभी प्रवाह, अज्ञात भविष्य, होंग एर और यू एर का चौंकाने वाला इतिहास। ये सारी बातें उसके दिमाग में अव्यवस्थित रूप से घुल मिल गईं। वह खुद को शांत करना चाहता था और ठीक से सोचना चाहता था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन जितना अधिक वह खुद को शांत करने की कोशिश करता, उसका दिल और आत्मा उतनी ही अधिक चिंतित और परेशान हो जाती। यहाँ तक कि शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट, जिनका अनुभव और परिपक्वता उनसे हजारों गुना अधिक थी, सच सुनने के बाद इस अवस्था में रह जाएंगे। युन चे की तो बात ही छोड़िए। जैस्मीन ने पहले कहा था कि मेरे साथ ऐसी कई चीजें हुई जो साबित करती हैं कि मैं व्यावहारिक रूप से स्वर्ग द्वारा चुना गया व्यक्ति हूँ। उस समय मैंने सोचा था कि वह मेरा मजाक उड़ा रही है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ये वास्तव में सच हो सकता है। इस दुनिया में मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं थी। जो जितना अधिक प्राप्त करता, उसे उतना ही अधिक भुगतान करना पड़ता। दुष्ट ईश्वर की विरासत के कारण मेरे पास अभी जो कुछ भी है, वह सब कुछ है। इसलिए मुझे इसके साथ आने वाली संबंधित जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को निभाना चाहिए। लेकिन मुझे क्यों? जिया क्विंग्यू के साथ अपनी बड़ी शादी की रात, वह अपनी परेशान भावनाओं के कारण रात की हवा का आनंद लेने के लिए पहाड़ों में टहलने गया था। इसके बजाय उसने उठाना ही बंद कर दिया था वह चमेली जो पूर्ण ईश्वर वध करने वाले जहर से पीड़ित थी, और उसे चमेली के कारण दुष्ट ईश्वर की गहरी नसें प्राप्त हुई थी। उसके बाद उसने दुष्ट परमेश्वर की एक के बाद एक शक्तियां प्राप्त कर ली। दुष्ट देव अग्नि बीज, दुष्ट देव जल बीज, दुष्ट देव बिजली बीज और दुष्ट देव अंधकार बीज। वह दुष्ट परमेश्वर की 2 बेटियों होंगर और यूर्त से भी मिला था। इसके अलावा ये सभी चीजें, चाहे वही विल गॉड सीड्स हो या होंगर और यूर्ट, वे ऐसी कोई चीज नहीं थी जिन्हें उसने बहुत अधिक प्रयास करने के बाद पाया था। वे सभी स्वेच्छा से उसके जीवन में प्रकट हुए थे, एक के बाद एक संयोग। क्या सचमुच भाग्य का मार्गदर्शन जैसी कोई चीज थी? लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि उसके सभी विचार और कार्य पूरी तरह से उसकी अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए थे।
उसने कभी महसूस नहीं किया था कि उसके साथ किसी भी तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है या उसे नियंत्रित किया जा रहा है। यू चे ने चुपचाप इन सभी बातों पर विचार किया क्योंकि उसके विचार भ्रम से धुंधलेपन में बदल गए थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वो पूरी तरह से शांति में बदल गया और उसे सचमुच ऐसे ही झपकी आ गई। और उसके बाद उसे एक बहुत ही अजीब सपना आया। युवानबा, तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया। वाह, मुझे लगता है कि आप बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। उनके पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपने कुछ ही चालों में उनमें से लगभग सभी को हरा दिया। सपने में वह केवल 11 या 12 वर्ष का लग रहा था। उसके बाहरी वस्त्र अस्त व्यस्त और गंदे थे और उसके पूरे चेहरे पर गंदगी फैली हुई थी। ये स्पष्ट था कि उसे बस धमकाया गया था। ये तब की बात है जब वह अभी भी छोटा था, इसलिए ये कुछ ऐसा था जो अक्सर होता था। परिणामस्वरूप वो बहुत कम ही अकेले घर से बाहर निकलता था और उसके बाद उसने बहुत ही कम जियोलिंगजी का साथ छोड़ा। हे जिया युवानबा, जो उससे 1 साल छोटी थी, बहुत प्रसन्न होकर हंसी। उन्होंने अपनी भुजाएं लहराई और गहन ऊर्जा का प्रवाह जगाते हुए कहा, लेकिन निश्चित रूप से अभी पिछले दिन ही मैं फिर से टूट गया। अभी मैं पहले से ही प्राथमिक गहन दायरे के 7वें स्तर पर हूँ और मैंने अपने पिता को एक बड़ा झटका दिया है। अभी अगर वयस्क भी तुम्हें धमकाना चाहते हैं तो मैं उन्हें हरा भी सकता हूँ। जैसे ही उसका मुंह ढीला हो गया, छोटे युनचे की आंखें नाटकीय रूप से चौड़ी हो गईं। भले ही उनकी गहरी नसें कमजोर थी, उन्हें ये भी पता था कि महज 10 साल की उम्र में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचना कितना चौंकाने वाला था। कम से कम जियो कबीले में ऐसा कोई भी नहीं था जो ऐसा कुछ कर सके। उन्होंने कहा, युवानबा, तुम सचमुच बहुत अद्भुत हो। दादाजी ने कहा था कि आप फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में नंबर 1 जीनियस है। एक ऐसा जीनियस जिसे हमारी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी 1000 साल बाद भी दोबारा पैदा नहीं कर सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप भविष्य में पूरे ब्लू विंड नेशन को हिला सकते हैं। मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूँ। हे छोटे जिया युवानबा ने यूचे के सामने बैठते हुए शर्मिंदा होकर हंसते हुए कहा, दरअसल मैं ही वह हूँ जो तुमसे ईर्ष्या करता है। आपके पास पहले से ही एक छोटी चाची है और आप सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी बात है, माँ का निधन जल्दी हो गया था और मैं घर में अकेला व्यक्ति हूँ। मेरा कोई भाई या बहन भी नहीं है। यदि मेरा कोई बड़ा भाई या बहन होता या एक छोटा भाई या बहन भी होता तो मैं अब इतना अकेला और ऊब महसूस नहीं करता। लिटिल यूचे ने कहा, फिर अंकल जिया से कुछ नई रखेलों से शादी करने के लिए कहें ताकि आपके बहुत सारे भाई बहन हो सके। मेरे पिता ऐसा नहीं चाहते, लिटिल जिया युवानबा ने उदास आवाज में कहा। हर साल ऐसे कई लोग होते हैं जो मेरे पिता को नई रखेल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे पिता इससे पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दादाजी भी वही हैं, लिटिल यूनचे ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि वह अभी भी वास्तव में छोटा था, फिर भी वह इस बात को कुछ हद तक समझने लगा था। उन्होंने आगे कहा, हालांकि भले ही अंकल जिया कोई नई उपपत्नी न ले, ये भी ठीक है। मैं हो सकता है आपका बड़ा भाई। मेरा मतलब है, मैं पहले से ही तुमसे बड़ा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि हर कोई कहता है कि मैं अपंग हूँ, इसलिए मुझे अपनी सुरक्षा के लिए आप पर भरोसा करना होगा। आहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। छोटे युवानबा ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, मेरे पिता ने कहा था कि वह मुझे कुछ वर्षों के बाद न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस भेज देंगे। मेरी स्वाभाविक योग्यता को देखते हुए, जब तक मैं थोड़ी अधिक मेहनत करूंगा, मैं बहुत जल्दी ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश का अधिकार अर्जित कर लूंगा। उस समय मैं देखूंगा कि अब भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत कौन करता है। हे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वे बुरे लोग बिल्कुल भी डरावने नहीं हैं। यूचे ने अपने चेहरे से गंदगी पोंछते हुए एक प्रसन्न हंसी दी। उसने जिया युवानबा को ऊपर से नीचे तक देखा और चिंतित स्वर में कहा, युवानबा, तुम ऐसी दिखती हो जैसे तुम फिर से बहुत पतली हो गई हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं? छोटे युवानबा ने अपने शरीर की ओर देखा, एक ऐसा शरीर जो वास्तव में बहुत पतला था।
उसने अपना सिर खुजलाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, मैं हर दिन 2 घंटे भी खेती नहीं करता, इसलिए यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत अधिक मात्रा में खाना खाता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं अभी भी इतना पतला क्यों हूँ। मेरे पिता मुझे कई बार डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन सभी ने यही कहा कि मेरे शरीर में कोई खराबी नहीं है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप अभी भी बहुत कम खा रहे हैं। तुम्हें भविष्य में और भी अधिक खाने की जरूरत है। लिटिल युनचे ने उससे गंभीरता से आग्रह किया। मैं समझ गया, मैं पहले से थोड़ा अधिक खाने की कोशिश करूंगा, लिटिल युवानबा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह अपने कमजोर और दुबले पतले शरीर से भी काफी असंतुष्ट था। हालांकि उसकी भूख वास्तव में उसके पिता से कई गुना अधिक थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1439 में स्टैंड वैली में एक अराजक उथल पुथल, इसके बारे में बात करते हुए जियो चे, मुझे अभी याद आया कि अब से केवल 6 दिन बाद यह आपका 11वां जन्मदिन होगा। मैंने अभी तक ये भी नहीं सोचा है कि तुम्हें क्या उपहार दूं। एक बार जब लिटिल युवानबा ने ये कहा तो उसे अचानक कुछ याद आया। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक उठी। सही है, सही। मुझे याद है कि आपकी और लॉर्ड गवर्नर के घर की उस खूबसूरत बड़ी बहन की मंगनी जन्म के समय ही हो गई थी, और इस बात पर सहमति हुई थी कि 16 साल की होने पर आप दोनों की शादी कर दी जाएगी। मेरे पिता ने मुझसे कई बार इसका जिक्र किया, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तब तक केवल 5 साल बचे हैं। समय इतनी तेजी से बीत जाता है। छोटे जिया युवानबा ने बोलते समय अपना सिर झुकाया। ऐसा लग रहा था मानो वह कल्पना कर रहा हो कि शादी के बाद युचे कैसी दिखेगी। जब उन्होंने इस मामले पर बात की तो लिटिल युनचे ने ज्यादा उत्साह या उम्मीद व्यक्त नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने काफी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, ओह वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह व्यावहारिक रूप से मुझसे नफरत करती है। हर बार जब वह मुझे देखती है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही उग्र भाव होता है और वह कहीं छिपने के लिए बहुत दूर भाग जाती है। आह, छोटी युवानबा ने हैरान स्वर में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह शर्मा रही हो? मानो, लिटिल युनचे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वास्तव में मुझे लगता है कि मुझे कुछ पता है कि क्या हो रहा है। इतने वर्षों पहले जब उसकी और मेरी जन्म के समय मंगनी हुई थी, तब भी मेरे पिता और माँ आसपास ही थे। इसके अलावा उस समय न केवल मेरे दादाजी वास्तव में शक्तिशाली थे, बल्कि मेरे पिता भी सुपर डुपर शक्तिशाली थे। मन। छोटे जिया युवानबा ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पिता को कई बार यह कहते सुना है कि यदि अंकल जियो अभी भी जीवित होते तो वह निश्चित रूप से जियो कबीले के अगले परिवार के मुखिया बन गए होते। आमीन। तो उस समय लॉर्ड गवर्नर इस व्यवस्था से बहुत खुश थे और उन्होंने बहुत लंबे समय तक जनता के सामने इस बात का बखान किया होगा। हालांकि मेरे पिता और माँ का जल्द ही निधन हो गया और यह पता चला कि मैं एक था पंथ, तो अब सब कुछ अलग है। इसके अलावा पिछले महीने ही मैंने गुप्त रूप से अस्पताल के बुजुर्ग जियोगू को ये कहते हुए सुना था। कहते थे कि लॉर्ड गवर्नर हाल ही में कबीले मास्टर के साथ लगातार संपर्क में थे। ऐसा लगता है कि वह सोच रहा है उसकी शादी बिग ब्रदर यूलोग से करने के बारे में सोच रहा है, और क्लान मास्टर भी इससे पूरी तरह सहमत दिख रहा है। छोटे युनचे ने एक हल्की आह भरी। उसकी अभिव्यक्ति उदासी और निराशा से रंगी हुई थी जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं थी। हम्फ, तो क्या हुआ? नन्ही जिया युवानबा ने क्रोधित स्वर में कहा, गवर्नर के परिवार की बड़ी बहन के साथ आपकी सगाई कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में मैं, एक छोटा बच्चा, भी जानता हूँ। वह राज्यपाल हैं, इसलिए यदि वह अपनी बात नहीं रखेंगे तो पूरा शहर उनका मजाक उड़ाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उनके पास अभी भी राज्यपाल बने रहने के लिए कोई चेहरा है। छोटा चे, लिटिल चे, तुम कहाँ हो? अचानक दूर से एक लड़की की चिंतित आवाज गूंजी। उस आवाज को सुनकर लिटिल युनचे तुरंत उठ खड़ा हुआ और घबराई हुई आवाज में बोला, अरे बकवास, ये छोटी चाची है। अगर उसे पता चलेगा कि मुझे अन्य लोगों ने परेशान किया है तो वह निश्चित रूप से बहुत क्रोधित हो जाएगी।
छोटा जिया युवानबा भी जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने कहा, उसके दिमाग में एक बिजली का बल्ब अचानक कौंध गया। फिर आप ये कैसे कहेंगे कि जब आप मेरे साथ खेल रहे थे तो गलती से कीचड़ के गड्ढे में गिर गए और इसीलिए आप ऐसे दिखते हैं? तो चलिए इसके साथ चलते हैं, लिटिल युनचे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके बाद उसने अपने कपड़े उठाए और उस दिशा में भागा जहां से लड़की की आवाज आई थी और उसने कहा, युवानबा, मैं पहले वापस जा रहा हूं। चलो अगली बार फिर से खेलें। एक झटके के साथ युचे सपने से जाग गया। वह अभी भी पवित्र हॉल के फर्श पर बैठा था और बाहर हवा में अंतहीन मात्रा में उड़ती हुई बर्फ चुपचाप नाच रही थी। युचे एक हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर दबाया। अजीब बात है, अभी अभी मैं अचानक कैसे सो गया? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह पवित्र हॉल में था और उसके दिमाग और दिल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए वह अत्यधिक आराम कर गया और परिणामस्वरूप गहरी और शांतिपूर्ण नींद में सो गया। इसके अलावा उसने काफी अजीब सपना भी देखा था। अपने सपने में उसने एक दृश्य देखा था जब वह और जिया युवानबा अभी भी छोटे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके सपने में जिया युवानबा में आश्चर्यजनक रूप से उच्च योग्यता थी और वह उससे भी अधिक प्रतिभाशाली था। बड़ी बहन जिया क्विंग्यू। इसके अलावा न केवल उसका शरीर बड़ा और मजबूत नहीं था, बल्कि वह असाधारण रूप से पतला भी था। इसके अलावा उसका कोई भाई बहन नहीं था, जिसका मतलब ये भी था कि उस सपने में जिया क्विंग्यू का अस्तित्व ही नहीं था। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि जिस व्यक्ति से उसकी सगाई हुई थी, वह जिया क्विंग्यू नहीं थी, वह गवर्नर के परिवार की कोई बड़ी बहन थी, जिसका नाम ही मिटा दिया गया था। युनचे ने अनजाने में हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसे खुद पर हंसी आई कि वास्तव में वह अचानक ही इतना अजीब और बेतुका सपना देख पा रहा था। इसके अलावा उसे वास्तव में उस सपने का हर एक दृश्य, उसके द्वारा कहे गए हर एक शब्द बहुत स्पष्ट रूप से याद थे। वास्तव में उनकी यादें इतनी स्पष्ट थी कि ऐसा लगता था जैसे वे दृश्य वास्तव में वास्तविक जीवन में घटित हुए हों। हालांकि चूंकि यह एक सपना था, तो किसी भी तरह का बेतुका परिदृश्य सामने आ सकता था। युचे के पास भी किसी हास्यास्पद और बेतरतीब सपने में बर्बाद करने का समय नहीं था। उनके विचार तेजी से उस गंभीर विपत्ति की ओर मुड़ गए जो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और वह एक बार फिर गहरे विचार की स्थिति में आ गए। वह ये बताने में असमर्थ था कि वह कितनी देर तक सोया था या वह पवित्र हॉल में कितनी देर तक इंतजार कर रहा था, लेकिन म्यू जुआनिन अभी भी वापस नहीं आया था। उस भयावह सत्य और अज्ञात भविष्य के प्रभाव के तहत भले ही युचे ने लंबे समय तक लगातार अपने दिल और दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे अभी भी बेचैन थे। अंत में उसने बाहरी दुनिया की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले एक आह भरी। जैसे ही उसने स्नो सॉन्ग क्षेत्र में बिताए वर्षों के बारे में सोचा, अंततः वह उठने और बाहर की ओर चलने से खुद को नहीं रोक सका। जब वह पहली बार स्नो सॉन्ग दायरे में पहुंचे थे, तो म्यू बिंगयुन ने उनके लिए फ्रीजिंग स्नो हॉल में रहने की व्यवस्था की थी, लेकिन मेन हॉल मास्टर म्यू फैंगशु ने इसमें बाधा डाली थी। उसने परीक्षा में जबरदस्ती तोड़फोड़ की थी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और कई तरह की गड़बड़ियां पैदा हो गईं। म्यू बिंगयुन इसे सीधे 36वें आइस फीनिक्स पैलेस में लाने के बहाने के रूप में भी इस्तेमाल करने में सक्षम था। उस समय म्यू बिंगयुन को इस दुनिया में आने में ज्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि जहर ने उसे 1000 साल तक पीड़ित रखा था, इसलिए 36वां आइस फीनिक्स पैलेस केवल नाम के लिए अस्तित्व में था और इसमें केवल म्यू जियाओलन एक शिष्य के रूप में युनचे के साथ था। दूसरा बन रहा है। लेकिन आज म्यू बिंगयुन की शक्ति की पुनर्प्राप्ति के बाद उसकी ताकत पूरे स्नो सॉन्ग दायरे में म्यू जुआनिन के बाद दूसरे स्थान पर थी, इसलिए वह आधिकारिक तौर पर सभी 36 आइस फीनिक्स पैलेसों की मुख्य पैलेस मास्टर बन गई थी। भले ही यह उनकी यात्रा का शुरुआती बिंदु था, उन्हें नहीं पता था कि 36वां आइस फीनिक्स पैलेस अब कैसा कर रहा है। यह असाधारण रूप से हलचल भरा और जीवंत होना चाहिए, और इसे निश्चित रूप से किसी भी अन्य आइस फीनिक्स पैलेस से कमतर नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे ही युचे ने इसके बारे में सोचा, वह पहले ही अनजाने में उस क्षेत्र के ऊपर पहुंच चुका था जहां आइस फीनिक्स महल थे।
जिस क्षेत्र में आइस फीनिक्स महल थे वह अब भी उतना ही असाधारण रूप से शांत था जितना पहले था, और हवा में उड़ती हुई बर्फ भर गई थी, बिल्कुल सेक्रेड हॉल के आसपास के क्षेत्र की तरह। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये खामोशी पहले से कुछ अलग थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दूरी में कई के आंकड़े आइस फीनिक्स के शिष्य स्पष्ट जल्दबाजी के साथ पूर्व की ओर भाग रहे थे। एमेन। यूं चे की भौहें तन गईं और उसने तेजी से अपनी आध्यात्मिक धारणा का विस्तार किया। बहुत जल्दी, अपने से बहुत दूर पूर्व में नहीं, एक क्षेत्र में उसे अतुलनीय रूप से अराजक आभा का एक समूह महसूस हुआ। वह था मिस्ट एंड वैली की दिशा में। मिस्ट एंड वैली आइस फीनिक्स दायरे के भीतर एक जगह थी, लेकिन यह एक प्रशिक्षण मैदान नहीं था। इसके बजाय यह एक ऐसी जगह थी जहां अक्षम्य अपराध करने वाले शिष्यों को दंडित किया जाता था। उस समय जब उसने म्यूजुवानेन के साथ लड़ाई की थी, तो उसने ड्रैगन सोल डोमेन पर भरोसा किया था जो उसी समय फट गया था, और उसने गलती से उसके एक हिस्से को छू लिया था जिसे उसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए था। उसके बाद म्यूजुवानेन उसे मिस्ट एंड वैली में फेंक दिया था। परिणाम स्वरूप वह गहराई से जानता था कि मिस्ट एंड वैली कितनी भयानक थी। उस स्थान पर गहरे जानवरों की कई प्रजातियां रहती थी और वे सभी केंद्रित क्षेत्रों में रहते थे। सबसे पहले, इससे पहले कि वह गलती से मून स्प्लिटिंग कैस्केड की अदृश्यता को समझने में कामयाब हो गया था, उस स्थान पर उसने जो भी कदम उठाया था वह एक कदम था। वह आतंक से भर गया था और एक से अधिक मौकों पर उसने लगभग अपनी जान दे दी थी। और वह तब था जब वह मिस्ट एंड वैली की बाहरी रिंग में था, जहां गहरे जानवर सबसे कमजोर थे। ये स्थिति, क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्ट एंड वैली में अचानक किसी बड़े जानवर का उत्पात मच गया हो? ये स्पष्ट था कि म्यू जुआनिन और म्यू बिंगयुन दोनों आसपास नहीं थे। यूं चे के पास आगे सोचने का समय नहीं था। उसने मिस्ट एंड वैली की ओर दौड़ते हुए अपनी गति अधिकतम तक बढ़ा दी। मिस्ट एंड वैली पूरी तरह से अराजकता में थी, क्योंकि गहरे जानवरों की दहाड़ और आइस फीनिक्स शिष्यों की चौंका देने वाली चीख ने हवा को हिला दिया था। जब पिछले साल भयंकर जानवरों का तांडव शुरू हुआ था, तो म्यू जुआनेन ने सबसे पहले यह आदेश दिया था कि मिस्ट एंड वैली को बंद करने के लिए उसके चारों ओर एक अवरोध खड़ा किया जाए। परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष मिस्ट एंड वैली में कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो अवरोध असाधारण रूप से मजबूत था, वह बिना किसी चेतावनी के अचानक ढह गया था, और अनगिनत उन्मादी गहरे जानवर समुद्र के ज्वार की तरह मिस्ट एंड वैली से बाहर निकल गए थे। स्नो सॉन्ग क्षेत्र में हर जगह भयानक जानवरों का उत्पात हो रहा था, और उन्हें दबाने के लिए आइस फीनिक्स महलों को लगातार संप्रदाय से बाहर भेजा जा रहा था, इसलिए उनमें से आधे से अधिक किसी भी समय संप्रदाय की रक्षा के लिए नहीं बचे थे। इसके साथ साथ लुओ गुक्सी ने अपने आगमन पर जो भारी आपदा पैदा की थी, उसका मतलब था कि आइस फीनिक्स पैलेस के अधिकांश बुजुर्ग और शिष्य सफाई का काम कर रहे थे। हालांकि बैरियर ढहने के बाद मिस्ट एंड वैली में जो अराजकता फैल गई थी, उसे शांत करने के लिए अभी भी उनकी संख्या पर्याप्त से अधिक थी। जब युन चे मिस्ट एंड वैली के ऊपर हवा में पहुंचा, तो बर्फीली चमक उसके नीचे की हवा में भर गई, लेकिन युद्ध का मैदान उतना बड़ा नहीं था जितना उसने पहले सोचा था। मिस्ट एंड वैली में सील किया गया बैरियर भी पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ था। ये सिर्फ इतना था कि इसमें एक बड़ा छेद कर दिया गया था, और भले ही जानवरों का ज्वार हिंसक रूप से बाहर निकला, आइस फीनिक्स के शिष्यों ने उन्हें लहर के बाद लहर से आसानी से हराया। इसके अलावा आइस फीनिक्स पैलेस से अभी भी 3 महल स्वामी थे। युन चे को तुरंत राहत मिली। आखिरकार ये स्थान स्नो सॉन्ग दायरे के सबसे मजबूत संप्रदाय का मुख्य स्थान था। भले ही मिस्ट एंड वैली के गहरे जानवर बेहद डरावने थे, वे वास्तव में संप्रदाय को कैसे नुकसान पहुंचा सकते थे। 3 आइस फीनिक्स महल के मालिकों के साथ वे उग्र जानवरों को खत्म करने के बाद बाधा की मरम्मत के लिए अपनी ताकत जोड़ सकते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने केवल आइस फीनिक्स पैलेस को संगठित किया, और उन्होंने डिवाइन हॉल के बुजुर्गों या शिष्यों से कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मांगी। स्थिति से निपटने के लिए वास्तव में पर्याप्त बल थे। युन चे की नजर पूरे क्षेत्र पर पड़ी और उसे आश्चर्य हुआ। उसने एक परिचित को देखा। आकृति म्यूजियाओलान
ये स्पष्ट था कि वह पिछले कुछ वर्षों से कड़ी मेहनत कर रही थी और वह पहले ही दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। इसके अलावा, क्योंकि वह म्यू बिंगयुन की एकमात्र प्रत्यक्ष शिष्या थी, उसने जो आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन प्रदर्शित किया था, वह आइस फीनिक्स पैलेस के अन्य शिष्यों से कई कदम ऊपर था। स्पष्ट रूप से, म्यू बिंगयुन ने उसे आइस फीनिक्स वंश का और भी अधिक हिस्सा दिया था। भले ही उसने उसे कुछ वर्षों से नहीं देखा था, म्यू शियाओलिन की शक्ल मूलतः वैसी ही थी। इस तथ्य के अलावा कि उसकी छाती स्पष्ट रूप से काफी सूज गई थी और उसने अपना बहुत सा सरल स्वभाव खो दिया था और अपरिपक्वता, उसकी आंखें भी पहले से अधिक ठंडी और अधिक प्रभावशाली हो गई थी और उसकी बर्फीली तलवार भयानक निर्दयता के साथ नाच रही थी, जैसे वह एक के बाद एक उन्मत्त गंभीर जानवरों को मौत के घाट उतार रही थी। जब उसने उसके साथ बिताए समय को याद किया जब वह पहली बार स्नोसॉन्ग क्षेत्र में आया था, यू चे का दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने खुद को नहीं दिखाया और जब वह क्षेत्र छोड़ने की तैयारी कर रहा था तो उसे अब कोई चिंता भी नहीं थी। जब वह घूमा ही था कि अचानक उसकी भौहें हिली और वह फिर से घूम गया। उसने मिस्ट एंड वैली की गहराई की ओर देखा और अगले ही पल उसकी भौहें झुक गईं और वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, कोई आश्चर्य नहीं कि अवरोध टूट गया। अंत में, आइस फीनिक्स पैलेस आइस फीनिक्स संप्रदाय के कुलीन शिष्यों से बने थे। अराजक गहन रोशनी और लड़ाई की आवाजों के बीच, गहन जानवर गिरोह को बार बार पीटा जा रहा था। 3 महान महल स्वामियों के शामिल होने से आइस फीनिक्स शिष्यों को ज्यादा हताहत भी नहीं हुआ था और जमीन विभिन्न गहरे जानवरों के शवों से अटी पड़ी थी, उनके खून से बर्फ क्षेत्र लाल हो गया था। ये दृश्य आंखों के लिए चौंकाने वाला और अप्रिय था। यदि यह इसी तरह जारी रहा तो 1 और घंटे में मिस्ट एंड वैली से निकलने वाले गहन पशु उत्पात को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा और बाधा को फिर से बंद करने के बाद निकट भविष्य में कोई और विस्फोट नहीं होगा। हालांकि ठीक इसी समय मिस्ट एंड वैली की गहराई से अचानक एक अजीब चौंकाने वाली दहाड़ सुनाई दी। जब पहली बार गर्जना हुई थी तो वह बहुत दूर से आई थी, लेकिन जब यह अब उनके कानों में पड़ा तो वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके ठीक बगल में था। उसके बाद एक और गर्जना हुई और यह वज्रपात की तरह थी जिसने हवा को हिला दिया, जिससे पृथ्वी हिल गई और पहाड़ हिल गए। आइस फीनिक्स शिष्य, जो वर्तमान में गहरे जानवरों को दबा रहे थे, ने महसूस किया कि उनके शरीर हिंसक रूप से हिल रहे थे। उनके कानों में घंटियां बजने लगी और जैसे ही उनकी दृष्टि एक पल के लिए काली पड़ गई, उनके चेहरे के सभी छिद्रों से खून रिसने लगा। युद्ध में सबसे आगे खड़े तीनों आइस फीनिक्स महल मालिकों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। उसके बाद और भी अधिक सदमे के कारण उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए और उन्होंने कहा, जंगली हिम दिव्य वानर। वाइल्ड स्नो डिवाइन एप्स की उस जोड़ी को सैकड़ों साल पहले पाला गया था और वे संरक्षक राजा जानवर थे जिन्होंने पिछले वर्षों में हमेशा मिस्ट एंड वैली की रक्षा की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे भी? उनके सदमे और भ्रम के बीच 2 विशाल आकृतियां घने कोहरे से बाहर निकली। उनकी आंखें, जो आमतौर पर असाधारण शांत रोशनी से चमकती थीं, अब चौंकाने वाली द्वेष और उन्माद से भरी हुई थीं। बीच में आइस फीनिक्स महल का मालिक दहाड़ा, वाइल्ड स्नो डिवाइन एप्स, तुम दोनों। जैसे ही वह बोली, एक धरती हिला देने वाली दहाड़ उसके कानों में गूंज उठी। 2 जंगली हिम दिव्य वानरों ने एक भी शब्द नहीं कहा, वे दहाड़ते हुए बस उनकी ओर लपके। हवा में 2 विशाल ऊर्जा तरंगे फूटी, जिनमें से प्रत्येक ने 50 किलोमीटर के दायरे को कवर किया। आइस फीनिक्स महल के अन्य 2 स्वामियों की नसें लंबे समय से तनावग्रस्त थीं। फिर भी उनके हाव भाव अचानक बदल गए, तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी तलवारों ने 2 संरचनाएं बनाई जो हवा में आपस में गुंथी हुई थी जब वे 2 आक्रामक जंगली स्नो डिवाइन वानरों से आमने सामने मिली। जरा ठहरिए, शिष्यों को नुकसान मत पहुंचाओ। बीच में आइस फीनिक्स महल का मालिक घबराकर चिल्लाया। इस चिल्लाहट के कारण आइस फीनिक्स महल के 2 अन्य स्वामियों की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। तीनों लोगों की गहरी ताकत दिव्य राजा क्षेत्र में थी और ये 2 जंगली हिम दिव्य वानर भी शक्तिशाली दिव्य राजा जानवर थे। लेकिन उनके आसपास आइस फीनिक्स के अधिकांश शिष्य केवल दिव्य क्लेश क्षेत्र में थे।
यदि 5 दिव्य राजाओं की शक्तियां सीधे एक दूसरे से टकराती तो झटकों से अनगिनत आइस फीनिक्स शिष्य तुरंत नष्ट हो जाते। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1440 वरिष्ठ बहन, आप बड़ी हो गई हैं। 2 आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर्स के पास अब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को आक्रमण के बजाय बचाव में लगा दिया। एक धीमी गूंज के साथ आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और वाइल्ड स्नो डिवाइन एप की शक्ति को 2 महान आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर्स द्वारा बहुत दबा दिया गया। लेकिन अगले ही पल उन्होंने एक साथ दबी दबी कराह निकाली, क्योंकि उन पर जमकर प्रहार किया गया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। उसी समय एक दूसरा जंगली हिम दिव्य वानर ऐसी शक्ति के साथ नीचे गिरा जो स्वर्ग को नष्ट कर सकता था। ये बुरा है। 2 आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर्स, जिन्हें अलग कर दिया गया था, चिल्लाए, क्योंकि उनके चेहरे सदमे से पीले हो गए थे। जल्दी दूर हो जाओ। तीसरा आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर दहाड़ते हुए तेजी से दूसरे वाइल्ड स्नो डिवाइन एप की ओर बढ़ा। उसकी तलवार बर्फीले इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी, लेकिन यह अभी भी जंगली बर्फ दिव्य वानर की भयानक ताकत को पूरी तरह से दबाने में असमर्थ थी। जिस क्षण ये शक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 1000 से अधिक आइस फीनिक्स शिष्यों की भयानक मौत हो गई। आसमान धुंधला हो गया और इससे पहले कि वह प्रचंड शक्ति जमीन पर गिरे, विनाश की एक जबरदस्त भावना ने अधिकांश आइस फीनिक्स शिष्यों की आत्माओं को चकनाचूर कर दिया। आतंक की बेशुमार चीखें गूंज उठी। नीचे म्यूजियाओलन, जिसने अभी अभी एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया था, अब अपने घुटनों पर थी। उसकी सुंदर उपस्थिति बदसूरत हो गई थी। वह भागना चाहती थी, लेकिन एक दिव्य राजा की दमनकारी शक्ति के तहत एक छोटा सा कदम उठाना भी एक असाधारण आशा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके आसपास के अन्य आइस फीनिक्स शिष्यों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उनमें से कई ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और खुद को भाग्य के हवाले कर दिया था। 3 आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर्स ने उन्हें तोड़ने के लिए अपने दांतों को काफी जोर से पीसा, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। वे पहले से ही बेहद पछता रहे थे कि उन्होंने इस क्षेत्र में भड़के भयंकर पशु उत्पात को कम करके आंका था और पवित्र हॉल से सुदृढ़ीकरण की मांग नहीं की थी। उन्हें बहुत पहले ही यह एहसास हो जाना चाहिए था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि अकेले इन उन्मादी गहन जानवरों द्वारा अवरोध को नष्ट किया जा सकता था। लेकिन यही वह क्षण था जब सावला आकाश अचानक एक अतुलनीय उज्ज्वल और ज्वलंत रोशनी से जगमगा उठा। इस रोशनी के साथ फीनिक्स की गूंजती चीख भी थी। फीनिक्स की एक ज्वलंत छवि ऊपर से झपट्टा मारकर गिरी और वाइल्ड स्नो डिवाइन एप से टकरा गई। पलक झपकते ही वाइल्ड स्नो डिवाइन एप से आने वाली अपार दिव्य राजा शक्ति और मौत की दमनकारी आभा पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से जल उठा और दूर तक उड़ते हुए उसने एक दयनीय दहाड़ निकाली। उसी समय एक बर्फीली किरण हवा में चमकी और एक विशाल फ्रोजन एंड बैरियर को तुरंत खोल दिया। बैरियर ने हमले के बाद बचे सभी झटकों को रोक दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि नीचे एक भी आइस फीनिक्स शिष्य को नुकसान नहीं पहुंचा है। जिस खतरे ने मूल रूप से उन्हें निराश किया था, वह अचानक उसी तरह गायब हो गया, जिससे हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। म्यूजियाओलन, जो अभी जो हुआ उस पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, उसने अपना सिर उठाया और यून चे की आकृति देखी। वरिष्ठ भाई यू, वह आश्चर्य और खुशी से चिल्लाए, उसकी आंखों से आंसू फूटने लगे। यू चे ने हवा में फ्रोजन एंड बैरियर को ठीक करते हुए अपने हाथ से पकड़ने की हरकत की। इसके नष्ट होने के बिल्कुल भी संकेत नहीं थे। इस बीच वह तेजी से आगे उड़ गया। 3 महल के स्वामी, कृपया सभी की रक्षा करें। 2 दिव्य राजा विशाल वानरों को मेरे पास छोड़ दें। टकराना सब कुछ एक पल में घटित हो गया था और केवल इसी क्षण में 2 आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर्स, जो नष्ट हो गए थे, जोर से जमीन पर आ गिरे थे। वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनका रंग रूप नाटकीय रूप से बदल गया। लेकिन इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, उग्र प्रकाश की एक किरण वाइल्ड स्नो डिवाइन एप्स में से एक के शरीर पर पहले ही जोरदार विस्फोट कर चुकी थी। आग इन बर्फ जैसे गहरे जानवरों का प्राकृतिक अभिशाप थी। यू चे की फीनिक्स लॉ को तो छोड़ ही दे। जैसे ही वे लाल रंग की लपटों में नहा रहे थे, 2 वाइल्ड स्नो डिवाइन वानरों को कई किलोमीटर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
ये भी ऐसा था मानो उनके शरीर से निकलने वाली ठंड उन लपटों से भस्म हो गई हो, जिससे वे पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गए हो। वे पहले ही अपनी सारी तर्कसंगतता खो चुके थे और अब वे दर्द के कारण पूरी तरह से उन्मत्त हो गए थे। दो दिव्य राजा आभाएं यूचे के शरीर पर मजबूती से टिकी हुई थी। अपनी विशाल भुजाओं के झटके से उन्होंने 3000 मीटर ऊंचे ग्लेशियर को ऊपर उठाया और उसे यूचे की ओर उछाल दिया। यूचे ने तेजी से अपने और मिस्ट एंड वैली के किनारों के बीच की दूरी का अनुमान लगाया और तुरंत राहत महसूस की। उसने अपनी बाहें फैला दी, उसकी फीनिक्स लपटें गोल्डन क्रो की लपटों में बदल गईं जो और भी अधिक गर्म हो गईं। उसके बाद उसके हाथ से एक तेज तलवार निकली और एक क्षैतिज प्रहार किया। मिस्ट एंड वैली की दुनिया में प्रकाश का एक हल्का सुनहरा चाप अचानक उकेरा गया, जो प्राचीन काल से हल्का सफेद था। जलती हुई तलवार ग्लेशियर को चीरती हुई जंगली हिम दिव्य वानरों में से एक के पास से भी गुजर गई, जिससे उन दोनों पर एक साथ एक सुनहरी रेखा दिखाई देने लगी। एक पल में ग्लेशियर टूट गया, लेकिन उस पल जैसे ही वह गिरने वाला था, वह धुंध में बदल गया, जिससे आसमान भर गया। अगले ही पल धुंध भी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। वाइल्ड स्नो डिवाइन एप के विशाल शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा स्वर्ण रेखा के पार फिसल गया और गिर गया। उसने एक निराशाजनक चीख निकाली, क्योंकि उसका दो भागों में बंटा शरीर अचानक उभरी सुनहरी आग की चपेट में आ गया और तेजी से राख में बदल गया। वाइल्ड स्नो डिवाइन एप आखिरकार एक दिव्य राजा जानवर ही था। यद्यपि वह लाल रंग की आपदा के प्रभाव के कारण हिंसक हो गया था, उसे उन निम्न स्तर के गहरे जानवरों की तरह पूरी तरह से पागल नहीं होना चाहिए था। दो वाइल्ड स्नो डिवाइन बीस्ट मूल रूप से एक जोड़े थे और उन्होंने कई वर्षों तक मिस्ट एंड वैली की रक्षा की थी। जब पहला गिर गया, तो दूसरे ने तुरंत अतुलनीय निराशा और दर्द से भरी एक शोकपूर्ण चीख निकाली। वह पूरी तरह से पागल हो गया। उसने अपने विशाल शरीर को यूचे की ओर लॉन्च किया। यूचे की भौहें थोड़ी कड़ी हो गईं। वे आइस फीनिक्स के शिष्य अभी भी बहुत करीब थे। वह न तो पीछे हट सकता था, न ही इस लड़ाई को खींच सकता था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। उसकी भुजा के हिलने से स्वर्ग को मारने वाली तलवार प्रकट हुई और उसने जंगली नुकीले दांत से उस जानवर का स्वागत किया। हेवन स्मिटिंग तलवार वाइल्ड स्नो डिवाइन एप के ऊर्जा तूफान को तोड़ते हुए उसकी छाती पर जोरदार प्रहार कर रही थी। उसके बाद एक विशाल नीला भेड़िया की छवि तुरंत उसकी छाती पर जीवन में चमक उठी, क्योंकि उसने ऐसी चीख निकाली जो पूरी सृष्टि को हिला सकती थी। टकराना। यूचे के पीछे नीली रोशनी का एक लंबा निशान घसीटा गया, क्योंकि उसने हेवन स्मिटिंग तलवार लहराए और वाइल्ड स्नो डिवाइन एप के शरीर को काट दिया। नीली रोशनी का निशान वाइल्ड स्नो डिवाइन एप के पीछे कई किलोमीटर तक चलता रहा और अंततः समाप्त हो गया। एक विशाल छेद वाइल्ड स्नो डिवाइन एप के शरीर के केंद्र में उकेरा गया था। इस पल में दुनिया में सब कुछ स्थिर हो गया और उसके बाद वाइल्ड स्नो डिवाइन एप की आंखों में उन्मादी रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगी और राहत और दुख में बदल गई। अनगिनत दरारें उसके पूरे शरीर को ढकने से पहले उसकी छाती के छेद के केंद्र से तेजी से फैल गईं। इसके बाद यह एक बर्फ की मूर्ति की तरह टूट गया, जो पूरी तरह से टूट गई थी और आसमान से गिरे अनगिनत बर्फ सफेद टुकड़ों में टूट गई। यूचे के हाथ से स्वर्गीय तलवार गायब हो गई और उसने राहत की लंबी सांस ली। आइस फीनिक्स के शेष शिष्यों को प्रभावित न करने के लिए वह केवल युद्ध को तेजी से समाप्त कर सकता था। लेकिन जब वाइल्ड स्नो डिवाइन एप की मृत्यु हो गई, तो वह इसका दुख, दर्द और राहत महसूस कर सकता था। उनका यह उत्पात उनकी अपनी इच्छाओं से उत्पन्न नहीं हुआ था। ये पूरी तरह से उस भयानक आभा के प्रभाव के कारण हुआ था जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। तुलनात्मक रूप से वे वास्तव में सबसे बड़े पीड़ित थे। दो जंगली हिम दिव्य वानरों के विनाश के बाद अचानक भड़की यह अराजकता अंततः समाप्त हो जानी चाहिए थी। हालांकि यूचे का दिल इसके बजाय भारी हो गया था। शैतान सम्राट की वापसी, भविष्य की दुनिया का क्या होगा? दूसरी ओर 3 आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर्स अभी अभी हवा में उड़े थे। इससे पहले कि वे अवरोध खड़ा कर पाते, 2 भयानक उत्कृष्ट वाइल्ड स्नो डिवाइन वानर पहले ही नष्ट हो चुके थे।
उनके हाथ हवा में ही रुक गए क्योंकि 3 जबड़े एक साथ खुल गए और लंबे समय तक बंद नहीं हो सके। नीचे आइस फीनिक्स शिष्य सभी सुस्त और बेजान थे, लंबे समय तक ठीक होने में असमर्थ थे। आखिरी बार उन्होंने यू चे की ताकत 4 साल पहले प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में देखी थी, जहां उन्होंने लुओ चांगशिन को हराया था, जिन्होंने अभी अभी दिव्य राजा क्षेत्र में प्रवेश किया था। और अब जब 2 दिव्य राजा विशाल जानवरों का सामना करना पड़ा, तो उसने बस उन्हें ऐसे ही खत्म कर दिया। उसके शरीर के कई बार चमकने के बाद यू चे पहले ही 3 आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर्स के सामने आ चुका था। फिर उन्होंने कहा, हालांकि यह अफसोस की बात है, स्थिति गंभीर थी, इसलिए मेरे पास उन्हें तुरंत मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे सफाई से निपटने के लिए 3 महल स्वामियों को परेशान करना होगा। वे काफी देर तक यूचे को घूरते रहे और अंततः ठीक हो गए। यूचे, तुम पहले से ही एक दिव्य राजा बन गए हो। एमेन। युन चे ने अपना सिर हिलाया। मुझे कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए मैं अब और नहीं रुक सकता। अलविदा। उन शब्दों के साथ वह तुरंत घूमा और उड़ गया और 3 आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर्स को उनके चेहरे पर स्तब्ध भाव से छोड़ दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। 4 साल पहले कॉन्फेड गॉड बैटल की अंतिम लड़ाई के दौरान यू चे ने 9 चरण के स्वर्गीय क्लेश को सहन करने के बाद दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसके अलावा हर कोई जानता था कि उसने अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। हालांकि केवल 4 साल ही बीते थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यू चे, जिसने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था, 4 साल की छोटी सी अवधि में एक दिव्य राजा कैसे बन सकता था। अगर उन्हें पता होता कि युन चे वास्तव में 3 साल पहले ही एक दिव्य राजा बन चुका है, तो वे सदमे में आ गए होते। वरिष्ठ भाई यू, अरे मेरा इंतजार करना। युन चे बहुत दूर नहीं गया था जब उसने अपने पीछे से एक लड़की की उन्मत्त चीखें सुनी। युन चे रुक गया और उसके पीछे म्यू जियाओलन, जो बड़े प्रयास से उसका पीछा कर रहा था, ने हौंफते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? एमेन। यू चे ने अपने निचले जबड़े को पकड़ लिया और ध्यान से उसकी जांच की। क्या ये सीनियर सिस्टर जियाओलन नहीं है? हमें आखिरी बार मिले कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन आप इतनी तेजी से बड़े हो गए हैं। हालांकि उसने पहले ही सुन लिया था कि युन चे उसे देखकर जीवित लौट आया था, और इतनी करीब से देखने पर म्यू जियाओलन की आंखों में अनर्गल भावनाएं भर आईं। हम बकवास। पिछले कुछ वर्षों में मेरा रूप नहीं बदला है, ठीक है, बल्कि यह आप हैं। जब वह बात कर रही थी, उसने पाया कि युन चे की नजर कुछ टेढ़ी थी। उसकी दिशा आश्चर्यजनक रूप से उसकी छाती की ओर थी। उसके चेहरे पर मुस्कान अकथनीय रूप से भद्दी थी। उसने अचानक प्रतिक्रिया की और अचानक चीख के साथ उसने अनजाने में अपनी बाहें ऊपर उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि उसका चेहरा लाल हो गया था और वह चिल्लाकर बोली, तुम अब पहले से ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो फिगर, लेकिन आपका व्यक्तित्व अभी भी जरा भी नहीं बदला है। लेकिन निश्चित रूप से, यू चे ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके बारे में आपने कहा था कि वह सबसे घृणित, बेशर्म और अश्लील व्यक्ति है जिससे आप कभी मिले हैं। व्यक्तित्व जैसा कुछ 80 या 100 वर्षों के बाद भी नहीं बदलेगा। 4 या 5 वर्षों की तो बात ही छोड़ दें, ठीक है। हालांकि वह स्पष्ट रूप से पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां उसके नाम ने पूरे ईश्वर क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। उसका वर्तमान व्यवहार उस समय से भी बदतर था। हालांकि जिस बात ने यू चे को बहुत आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि म्यू जियाओलन गुस्से और शर्मिंदगी के कारण पहले की तरह भाग नहीं गई थी। इसके बजाय उसने अचानक अपनी छाती को ढकने वाली बाहों को नीचे कर लिया और हंसते हुए कहा, वरिष्ठ भाई यू चे, क्या आप खुद जांचना चाहेंगे कि मैं बड़ी हो गई हूँ या नहीं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे तुरंत चौंक गया। बकवास। इस लड़की के साथ क्या हो रहा था? अभी कुछ ही साल हुए हैं जब हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था, लेकिन अब वह जानती है कि किसी को कैसे चिढ़ाना है। लेकिन यू चे ने पहले क्या नहीं देखा था?
आश्चर्य के उस क्षण के बाद तुरंत उसकी आंखों में एक तेज चमक चमकी और उसके चेहरे से झटका गायब हो गया। अच्छा, मैं ऐसी चीजों का पता लगाने में विशेषज्ञ हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं पूरे स्नो सॉन्ग दायरे में दूसरे नंबर पर हूँ, तो कोई भी नंबर 1 होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। म्यू जियाओलन, एमेन। ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर जियाओलन वास्तव में तेजी से बड़ी हो गई है और आपके पास वास्तव में बहुत सारी क्षमताएं हैं। भविष्य में आप अपने गुरु की क्षमता का आधा हिस्सा भी हासिल कर सकते हैं। हे। म्यू जियाओलन, युन चे ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी बाहें फैलाते हुए ये कहा। उसकी उंगलियां पंजों में मुड़ गईं और ऐसा लग रहा था कि वह उस पर झपटने वाला है। लेकिन जिस बात ने उसे और अधिक आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि म्यू जियाओलन वास्तव में अभी भी व्यापक रूप से मुस्कुरा रहा था और यह ऐसा लग रहा था जैसे उसका दुश्मन बनने या उसकी पकड़ से बचने का कोई इरादा नहीं था। एमेन, कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसका दिल कड़ा हो गया और वह अवचेतन रूप से अचानक पलट गया। परम सौंदर्य की एक बर्फीली आकृति उसके ठीक पीछे थी, 30 से अधिक मीटर की दूरी पर। उसका चेहरा पहली बर्फ की तरह, उसकी आंखें गहरे तालाबों की जोड़ी की तरह एक भी आवाज नहीं निकाल रही थी। म्यू बिंग युन ~@%। युन चे ने बिजली की गति से अपनी उंगलियां पीछे हटा ली और तेजी से झुकने के लिए घूम गया। उनका चेहरा शांत और सम्मानजनक था, लेकिन उनके शब्दों में हल्की सी कंपकंपी थी। शिष्य यू चे पैलेस का स्वागत करता है। पैलेस मास्टर बिंगयुन, मालिक। जैसे ही वह म्यू बिंगयुन के पास खड़ी हुई, म्यू जियाओलन की बर्फीली आकृति चमक उठी। उसका नाजुक सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था, उसके चेहरे पर एक आज्ञाकारी और शर्मीली अभिव्यक्ति थी। लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपना हाथ उठाया और अपना मुंह उससे ढक लिया। उसका शरीर कांपने लगा और जोर से न हंसने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। म्यू बिंगयुन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा गुरु पवित्र हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ और उसे देखो। उसके शब्द हमेशा इतने ठंडे लेकिन कोमल होते थे, बिल्कुल इस बर्फीले क्षेत्र में धीरे धीरे उड़ने वाली अंतहीन बर्फ की तरह। हाँ, युन चे सहमत हुए, ये शिष्य अब जाएगा। उसके बाद उसने अपना सिर उठाया और उत्सुकता से कहा, पैलेस मास्टर बिंगयुन, अभी? ओह, सीनियर सिस्टर शियाओलान और मैं? अरे नहीं, जूनियर सिस्टर शियाओलान और। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ समझाना चाहता था, लेकिन जब उसके मुंह से शब्द निकले, उसने पाया कि वह जो कुछ भी कहेगा, उससे चीजें और बदतर हो जाएंगी। उसने अपनी आंख के कोने से म्यू जियाओलन को देखा। अपने दांत पीसते हुए उसने सोचा, बस तुम रुको, छोटी लड़की। अगर मैं तुम्हें नग्न करके स्वर्गीय झील में नहीं फेंकता तो मेरा उपनाम युन नहीं रहेगा। वह कभी इतनी मासूम और प्यारी सी लड़की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बड़ी होने पर सभी लड़कियां इतनी डरावनी हो जाएं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयुन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसने म्यू जियाओलन के साथ जाने से पहले बस यू चे पर एक धीमी नजर डाली। उस खास नजर से युन चे स्तब्ध रह गया और वह काफी देर तक जमीन पर गड़ा रहा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।